Hello student, welcome to Fast and Furious classes part. This is Karan Kumar. पिछले क्लास के अंदर जो है कह सकते हैं कि पिछले लेक्चर के अंदर जो है हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू किए हैं और वो जो नया चैप्टर है ह्यूमन जो प्रोडक्शन के बाद मैंने शुरू किया है उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है और ये जो चैप्टर है वो आपके नॉलेज के लिए और आपके आगे के लाइफ के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि मैंने पहले मैंने बता चुका हूँ ये जो चैप्टर है सिर्फ उन स्टूडेंट्स को नहीं पता होना चाहिए जो सिर्फ बायो के हैं, ठीक है ना। बायो के अलावा जो दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उस स्टूडेंट्स को भी इस चैप्टर की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं हमारे समाज की अच्छाई और समाज की बुराई ये सभी बातों की चर्चा करती है। इसके अंदर जो है हम अपने जीवन को किस तरह से सुखी बना सकते हैं, हम अपने देश की समस्या को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं या फिर हम अपने देश के ग्रोथ में किस तरह से हेल्प दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर जो है डिस्कस की जा चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा ये निकल के आता है कि सर जी हम अपने देश के ग्रोथ में योगदान देना चाह रहे हैं, हम अपनी फैमिली के ग्रोथ में योगदान देना चाह रहे हैं, हम अपने समाज के ग्रोथ में योगदान देना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा समाज और इवन मेरा फैमिली या पूरा का पूरा देश के लोग जो है वह हेल्दी रहे। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि लगभग जितनी भी समस्याएं हमारे इर्द गिर्द घूम रही है या फिर हमारे जीवन में आती है वो सारी समस्याएं जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही कनेक्टेड होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर की जो जानकारी है वो हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो के स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बायो के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर से जो है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन से भी ज़्यादा जो वैल्यूएबल है वो आपका लाइफ है, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन से भी ज़्यादा वैल्यूएबल जो है वो आपका लाइफ है और आपका लाइफ बेहतर तरीके से व्यतीत हो उसके लिए ये चैप्टर की जानकारी या फिर इसमें दी जाने वाली नॉलेज की जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसा भी सोच रहे होंगे सर ये चैप्टर जैसे ही आपने शुरू किया है इस चैप्टर के अंदर जो है टेक्निकल वर्ड्स जो है काफ़ी कम यूज़ हो रहे हैं और जो हमारे समाज या फिर हमारे आसपास की बातें ज़्यादा हो रही है, हमारे देश दुनिया की बातें ज़्यादा हो रही है। तो हाँ बाबू ऐसा ही है। एनसीईआरटी ने जब इस चैप्टर को शुरू किया तो एनसीईआरटी के भी आप फर्स्ट पोर्शन में आप देख लीजिए जब इसके स्टार्टिंग और इसकी इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी ने भी क्या है कि बहुत सारी सामाजिक और बहुत सारी देश दुनिया की बातें आप लोगों के सामने रखने का कोशिश किया है। तो इवन हम जो है एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी जो भी मैसेज आपको देना चाहता है वो मैसेज को सिंप्लीफाइड तरीके से हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। क्लियर ना बाबू। तो चलिए इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले ठीक है हम यहाँ पर बात को समझ लेते हैं। चलिए ये जानकारी तो हम पिछले क्लास में भी दे रखे थे कि हम लोगों ने क्या किया है कि पहले हम लोग बायो का तो क्लास बायो के स्टूडेंट्स को तो सर्विस देते ही थे, उसके अलावा आर्ट्स के स्टूडेंट्स को तो सर्विस देते ही थे। लेकिन हमने एक नया हम लोगों ने एक नया आप कह सकते हो कि एक नया इनोवेटिव शुरू किया है जिसको हमने नाम दिया मिशन सरकारी नौकरी। ये जो मिशन सरकारी नौकरी है इसके अंदर उन स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जाता है जो गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करते हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस बार ट्वेल्थ क्रॉस किए हैं, ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स इस बार ट्वेल्थ क्रॉस किए हैं और वो जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे ऑफिस में आके हमारे कार्यालय में आके वो इससे संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमने नोटिफिकेशन दे रखा था कि 20 तारीख से क्या है, इसी मंथ के 20 तारीख से क्या है 11th के बायोलॉजी और आर्ट्स दोनों के जो है पढ़ाई शुरू होने वाली है। इसका मतलब ये है कि 11th के लिए एडमिशन हमारे यहाँ ओपन है। जो स्टूडेंट्स 11th चाहे वो बायो के हो चाहे वो आर्ट्स के हो वो 11th में पढ़ना चाहता है तो वो हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से अपने कोर्सेज से जुड़ी हुई जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और 20 तारीख से संभव है कि 20 तारीख से जनरल कंपटीशन की भी जो है क्लासेस शुरू हो जाए। जनरल कंपटीशन के लिए बाकायदा हमारे पास जो है एक इंटायर टीम है, ठीक है। और वो इंटायर टीम जो है आपको क्या करेंगे कि एक जनरल कंपटीशन में पूछे जाने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबकी जो है कंप्लीट नॉलेज आपको देंगे। क्लियर ना बाबू। चलिए हम लोग अपने मुद्दे की बात कर लेते हैं। हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये न्यू चैप्टर हमने कल ही शुरू किया है। न्यू चैप्टर को हमने शुरू किया है और इस न्यू चैप्टर का नाम था जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन
हम पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उस डेफिनेशन को जो है हमने काफी अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू समझने का कोशिश किया, और हमने ये भी समझने की कोशिश की है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए 1951 में क्या हुआ था कि फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई थी। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसकी शुरुआत WHO ने किया था, और इंडिया इस रेस में सबसे आगे निकला। और 1991 ईस्वी में या 1951 में ही क्या हुआ था, इंडिया ने सबसे पहले इस योजना को एडॉप्ट किया और इस योजना को अपने देश में लागू किया और जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश किया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो जब शुरुआती दौर में फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रम शुरू हुए थे, तो उस दौरान हमने आपसे बात किया कि उस दौरान सिर्फ फैमिली प्लानिंग का मकसद था कि लोगों को बताना है कि कम परिवार होंगे तो सुखी आप रहोगे, और किस प्रकार से कम परिवार होने के इफेक्ट जो आपके अपने समाज पे पड़ता है, उसका इफेक्ट जो है आपके देश पे पड़ता है, किस तरह से आपके देश में खुशहाली आ सकती है, आपके घर में खुशहाली आ सकती है, आपके शहर आपके गांव में खुशहाली आ सकती है, किस तरह से हर एक लोगों को रोजगार मिलेगा, किस तरह से हर एक लोगों के लिए जो है भोजन की व्यवस्था होगी, किस तरह से हर एक लोगों के लिए कपड़ा रोटी मकान जो भी नेसेसरी थिंग्स है वो हर एक लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस यहाँ पर फैमिली प्लानिंग ने सीधा टारगेट किया था कि हमको करना क्या है कि हर एक परिवार को समझाना है कि आपको क्या करना है, छोटा और सुखी परिवार को बनाए रखना है, और आप उतने ही परिवार में उतने ही सदस्यों को रखिए जितने की आप अच्छे से पालन पोषण कर सकें, ठीक है ना। अगर आप एक्स्ट्रा बच्चे को जन्म दे देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप उन बच्चों को जो अच्छी परवरिश ना दे सके, अच्छा भोजन ना दे सके, अच्छी सोसाइटी ना दे सके, अच्छा शिक्षा ना दे सके। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर ऐसा टारगेट किया गया था कि हर एक फैमिली में उपस्थित हर एक मेंबर को अच्छा जो है एजुकेशन मिले, अच्छा जो है उसको सोसाइटी मिले, अच्छा जो है उनका इमोशनल स्टेटस अच्छा हो, उनका बिहेवियर स्टेटस अच्छा हो, उनकी मानसिकता अच्छी हो, वो किसी बीमारी का शिकार नहीं रहे, वो सुखी संपन्न स्वस्थ तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करे। इसलिए हर एक मेंबर को हमको बताना है कि आपको अपनी जनसंख्या को इंक्रीज नहीं करनी है, आप हम दो और हमारे दो के जो स्लोगन है उस पर चलिए, और जिस तरह से आप अपने परिवार को सुखी बना लीजिएगा, उस तरह से आप अपने समाज को सुखी बना लीजिएगा, और उस तरह से आपका पूरा का पूरा देश जो है सुखी रहेगा, क्लियर है। तो ये सारी बातों को, ये सारी एस्पेक्ट्स पे जो है हम पिछले क्लास के अंदर जो है हम बात किए थे। जस्ट वहीं से हम क्या करेंगे, बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और वहीं से हम आगे चलेंगे, बीच में कहीं पर जो है मिसिंग नहीं होगा, ठीक है ना, जहाँ पे हमने खत्म किया था। चलिए ठीक है, लास्ट में हम खत्म क्या कर रहे थे, हम किस चीज़ को पढ़े थे कि फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई। फैमिली प्लानिंग में आगे चलकर क्या हुआ, कुछ और जो उद्देश्यों को ऐड किया गया, कुछ और उद्देश्यों को ऐड करके उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, RCH प्रोग्राम रख दिया गया, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर नाम रख दिया गया, और आज भी वह जो है इस देश में कार्यरत है, और आज भी कुछ विशेष तरह के उद्देश्यों को लेकर RCH प्रोग्राम जो इस देश में चलाए जा रहे हैं, इस देश में काम कर रहे हैं, और वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति किए जा रहे हैं, क्लियर ना। तो यहाँ पर हम जो है पिछले क्लास के अंदर बस इतना ही समझने का कोशिश किए थे कि RCH प्रोग्राम जो अभी हमारे देश में चल रहा है वो किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चल रहा है, RCH प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, वो क्यों हमारे देश में कार्यरत है, ये सारी चीजें हम जो है पिछले क्लास में समझने का कोशिश किए थे। तो सिंपल सा जो है हमारे सामने आंसर आया था कि सर जी RCH प्रोग्राम जो है किशोरावस्था में जो भी व्यक्ति है, किशोरावस्था में जो भी बच्चे गुजर रहे हैं, उनको पॉवर्टी में होने वाली जो बदलाव है, उनके शारीरिक बदलाव, उनके मानसिक बदलाव, उनके शरीर में हार्मोनल बदलाव, ये सारी की जानकारी जो है हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक छोटे बच्चे को देना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात किए थे कि लोगों को समझाना है कि बाल विवाह नहीं करनी है, बाल विवाह के बहुत सारे नुकसान होते हैं। उसके बाद लोगों को बताना है कि अपने लोगों को बताना है कि जो जो विवाह की उम्र होनी चाहिए वो लड़कियों की कम से कम 18 होनी चाहिए और लड़कों की कम से कम 21 होनी चाहिए। ये वो उम्र होता है जिस उम्र में लड़का और लड़की दोनों जो है मेंटली स्टेबल होते हैं कि वह रिप्रोड्यूस कर सके और अपनी गृहस्थी को अच्छी तरह से चला सके, क्लियर ना। उसके बाद हम बहुत सारी एस्पेक्ट्स पे हमने बात किया था कि लोगों को जाकर, उनका उद्देश्य था कि लोगों को घर घर जाकर बताना है कि परिवार नियोजन क्या होते हैं, कॉन्डोम्स क्या होते हैं, कपर्स टी क्या होते हैं, पर गर्भ निरोधक के कितने उपाय होते हैं। तो हालांकि हम आगे चलकर बात करेंगे गर्भ निरोधक के उपायों की बात करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करेंगे, हम STDs की बात करेंगे। हाँ, वन मोर थिंग, STDs पहले जो है NCERT बुक ने क्या लिखा था कि STDs लिख दिया था, तो STDs इज आल्सो नोन एज STI, ठीक है ना।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज आल्सो नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। क्लियर है? तो पहले क्या हुआ था कि एसटीडी एनसीईआरटी के अंदर लिखा होता था, लेकिन अब एसटीडीज की जगह पे क्या होता है, एसटीआई लिखा होता है। तो वो क्यों ऐसा हुआ, ये हम जब एसटीडी को मेनली फोकस करके उस टॉपिक को हम कवर करेंगे, एसटीडीज के बारे में हम कंप्लीट नॉलेज जब ले रहे होंगे तो हम वहाँ पर इसके बारे में हम इसके पीछे के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर ना बाबू? चलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर को आगे बढ़ाकर थोड़ा सा क्या करते हैं, हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पर जो है हम पिछले क्लास के अंदर भी हम बात कर चुके थे। इस चैप्टर के अंदर मेनली हम लोग जो है डिस्कस किसको करने जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी के पॉइंट से ही हम लोग बात करने का कोशिश किया कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल स्वास्थ्य समस्या और कार्यनीति, जो कि हम कर रहे हैं। ठीक है ना? हमने जनरल स्वास्थ्य के बारे में बात किया, जनरल स्वास्थ्य के उद्देश्यों के बारे में बात किया। जब जनरल स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आरसीएच जब हर एक लोगों के घरों तक पहुंचने की कोशिश किया, हर एक परिवार तक पहुंचने का कोशिश किया, या देश के हर एक नागरिक तक पहुंचने का कोशिश किया, तो उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कार्यनीति उन्होंने यूज किया, ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद हम जनसंख्या विस्फोट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि जनसंख्या विस्फोट को किस तरह से कम किया जाए और जनसंख्या विस्फोट को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, लगातार हो रहे बच्चे की जो जन्म है, जन्म पर किस तरह से नियंत्रण पाया जाए। ठीक है ना? वहां पर फिर से हम बात करेंगे यौन संचारित रोग की, जिसको हमने बोला था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की हम बात करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद हम इनफर्टिलिटी, बंधुता की बात करेंगे। चलते हैं आगे। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब क्या हुआ कि आरसीएच प्रोग्राम के जो स्टाफ्स थे, जो मेंबर्स थे, या फिर आप कह सकते हो जो उनके एम्प्लॉयज थे, आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के जितने भी एम्प्लॉय थे, तो चलिए ये प्रोग्राम है और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो अपने अपने एरिया, एक निश्चित एरिया के अंदर वो जाते हैं और अपने एरिया में आने वाले जितने भी दंपति होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, या फिर कह सकते हो कि जितने भी अभी एडोलसेंस फेज में पहुंच रहे हैं विद्यार्थी होंगे, या फिर जितने भी परिवार होंगे, हर एक परिवार को जाकर समझाना है कि गर्भ निरोधक क्या होता है, जाकर समझाना है कॉन्डोम क्या होता है, उनको जाकर समझाना है कि कम बच्चे होने के क्या फायदे होते हैं, उनको जाकर समझाना है कि अपने बाल बच्चा का विवाह जो है कम उम्र में नहीं करना है, उनको जाकर मेंस्ट्रुअल साइकिल की जानकारी देना है, उनको जाकर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किस तरह से हाइजीन को मेंटेन करना है, ये सारी जानकारी देना है। ठीक है ना? तो वो सब एम्प्लॉइज जब घरों अपने एरिया के परिवार, अपने एरिया में जितने भी लोग थे उन लोगों से कॉन्टेक्ट करने की जब वो कोशिश कर रहे थे, जब उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है ना? तो सबसे पहला समस्या ये हो जाता है बाबू, ठीक है ना, अपने बोर्ड पे देखिए हम बीच में क्या हो जाएंगे, हम बीच में थोड़ा सा हट जाएंगे बाबू, तो उस दौरान जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना? और यहाँ पर ना भी लिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, जो भी कुछ आपको बोर्ड में दिखाया जा रहा है, क्लियर ना, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। ठीक है ना? तो जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए होगा, वो सिंपली जो है नीचे स्क्रॉल हो रहा है जो नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा और अपना नाम, इन्फॉर्मेशन, जो भी वहाँ पे जरूरी इन्फॉर्मेशन डिमांड की जाएगी उसको फिलअप कीजिएगा। फिर आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसके बाद पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसके बाद जो है आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर ना? चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य। क्वेश्चन को देखिएगा जरा ध्यान से बाबू, क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखिए। और यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा गया है, चलिए सबसे पहले हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ठीक है ना, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अपने उद्देश्य, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना बाबू कि उनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो जब वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो लोगों के पास पहुंचने का कोशिश कर रहे थे, तो कोशिश के दौरान उनकी जो उद्देश्य है वो उनकी जो उद्देश्य वो उनकी पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही थी, उनके उद्देश्यों की पूर्ति के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, कौन कौन सी समस्याओं का सामना जो है अब उनके एम्प्लॉयज को करना पड़ रहा था, या फिर आरसीएच प्रोग्राम सफल नहीं हो रहा था, या फिर वो अच्छी तरह से प्रभावी रूप से सफल नहीं हो पा रहा था, उसके क्या कारण थे। ठीक है ना? उसके कारण ये थे बाबू कि सबसे पहली बात है कि जागरूकता की कमी। यहाँ पर लोगों में क्या देखा गया, क्योंकि अभी ये न्यू प्रोग्राम था, ठीक है ना, अब न्यू प्रोग्राम था, न्यू प्रोग्राम के बारे में जब आरसीएच के एम्प्लॉय जो है लोगों के पास जाते थे और उनसे बात करते थे, तो उन्होंने देखा कि लोग जो है हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है।
ठीक है ना। लोग हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में तो घर बैठा हुआ है कि हाँ, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में खुले बात करना, कोई व्यक्ति आ रहा है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमसे सीधे बात कर रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है वो पूछ रहा है कि हमारे बच्चे कितने हैं, अब बच्चे हैं तो उसको कहाँ पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, ये सारी जानकारी ले रहा है। कोई सीधा आके पूछ रहा है कि हाँ, जब आपके पास 2-3 बच्चे हैं तो आप कंट्रासेप्शन का प्रयोग करते हो नहीं करते हो। सीधा जाकर लोगों से पूछा जा रहा है कि आप जो है आपने नसबंदी कराया है नहीं कराया, बंध्याकरण कराया है नहीं कराया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जब एम्प्लॉय जाकर पूछते थे तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि लोग जो है अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूक ही नहीं है। वो मतलब हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उनको कहते क्या थे कि हाँ चलिए आज मीटिंग है और गांव के कुछ मेन हर एक घर से एक बड़े सदस्य को वहां पर बुलाया जा रहा है। लोग वहां पे पहुंचते थे, कुछ लोग तो पहुंचते भी नहीं थे, जागरूकता इतनी कम थी कि उनको बोला गया कि मीटिंग है, वहां पर कुछ जरूरी चीज है, डॉक्टर्स आने वाले या फिर हमारे सीनियर आने वाले हैं, आप चलिए वहां पर कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके घर गृहस्थी के बारे में दिया जाएगा, ठीक है। तो लोग, कुछ लोग तो वहां पहुंचते भी नहीं थे, और कुछ लोग अगर वहां पे पहुंच भी जाते थे, कुछ लोग वहां पर पहुंच भी जाते थे तो उस बातों को सुन लेते थे लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते थे। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हमको मालूम है हम दो और हमारे दो, ठीक है ना, हम अच्छी तरह से उस चीज को जानते हैं और हम कल की डेट में विवाह करें और हम दो और हमारे 3 हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम में जागरूकता की कमी आ गई। हमको जानकारी था कि 2 परिवार ही तो बच्चे, हमारे परिवार में जो बच्चे होने चाहिए वो 2 ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 3 कर लिया। इसका मतलब हम सीरियस नहीं थे, हम अपने जनन स्वास्थ्य को लेकर उतने सीरियस नहीं थे, इसीलिए तो हमने क्या कर लिया, हमने देश के पॉपुलेशन को के बारे में भी नहीं देखा, देश की समस्याओं के बारे में भी नहीं देखा, और वो सारी समस्याओं को हमने सरकार पे डाल दिया और हमने अपनी जनसंख्या को क्या कर दिया, बढ़ा लिया। ध्यान रखिएगा बाबू, देश में जो भी समस्याएं चल रही है, चाहे वो भुखमरी की समस्या हो जाए, चाहे वो निर्धनता की समस्या हो जाए, चाहे वो गरीबी की समस्या हो जाए, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य का बेहतर ना होने के समस्या हो जाए, कोई भी समस्या हमारे देश में, उसका सीधा और सीधा कनेक्शन जो है हमारी पॉपुलेशन से है, और पॉपुलेशन का सीधा और सीधा कनेक्शन जो है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, ठीक है ना बाबू। हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है हमको परिवार नियोजन के सारे कार्यक्रम, आरसीएच के सारे कार्यक्रम के बारे में पता होगा, ठीक है ना। हम जानकार लोग होंगे और हम अपने फैमिली को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, हम अपने फैमिली में उतने ही बच्चे रखेंगे जितने को हम परवरिश अच्छे से कर सकते हैं। और जब हमारा बच्चा अच्छे से परवरिश कर रहा है, हमारा बच्चा अच्छे से शिक्षा पा रहा है, हमारा बच्चा अच्छे से खा रहा है, कूद रहा है, और यही जानकारी अगर हमारे पड़ोस में भी जो लोग रह रहे हैं उसको भी हो तो वो भी वही काम करेंगे, उनके भी बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, और जिस तरह से क्या हो जाएगा कि हमारा पूरा समाज जो है शिक्षित होगा, हमारा पूरा समाज जो है अवेयर होगा, पूरा समाज और हमारी सोसाइटी काफी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो हर एक घर को बताना था। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जब एम्प्लॉय पहुंचते थे तो लोगों के बीच में उन्होंने देखा कि इसमें अवेयरनेस ही नहीं है, उसमें जागरूकता ही नहीं, ठीक है ना। तो जागरूकता का कमी के जो है का सामना जो है, जागरूकता की कमी का सामना जो है करना पड़ा आरसीएस प्रोग्राम को सफल होने में, या फिर आप कह सकते हो कि आरसीएस के प्रोग्राम के जितने भी सदस्य थे उन लोगों को लोगों के बीच में जाकर जबरदस्ती जागरूकता फैलानी पड़ रही थी, क्योंकि जागरूकता की कमी देखने को मिल रहा था। क्लियर ना। सारी जानकारी होने के बावजूद भी यदि लोग क्या कर रहा है कि उस चीजों को अप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो उस चीजों पे अवेयर नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि पर डे क्या होना है कि सुबह 7 बजे से क्लासेस चल रही है, ठीक है ना, और उनको सारे स्टूडेंट्स को पता है कि हाँ सुबह 7 बजे जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 7 बजे जिस तरह से होता था ना बाबू, हम लोग क्या करते थे कि सुबह 7:15 से हम लोग का जो है क्लासेस होता था, तो 7:15 में आप लोग अपेयर हो जाते थे, ठीक है ना, और अपेयर हो जाते थे और बाकायदा अपने क्लास में आके बैठे होते थे। इससे क्या पता चलता है कि नहीं, स्टूडेंट अवेयर है कि हमको कुछ सीखना है, और सीखना है इसलिए हम टाइम पे आके बैठ गए। लेकिन क्या देखने को हमको मिल रहा है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि स्टूडेंट्स की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी, लेकिन स्टूडेंट्स अपियर कितने हो पाए, बहुत ही लेस के अमाउंट में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट में जागरूकता की क्या है, कमी है। स्टूडेंट्स को पता है कि सुबह 7 बजे क्लास होनी है, जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्लास को अटेंड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनमें जागरूकता की क्या है, कमी है, वो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है। एक सर ही बेवकूफ है जो काफी मेहनत से और इतनी प्रॉब्लम्स को के सामना करने के बाद जो है आप लोगों के बीच आ पाता, ठीक है। उसके बावजूद भी आप लोगों को क्या देखने मिल रहा है, जागरूकता की कमी। ये सीएम कंडीशन जो है आरसीएस प्रोग्राम के साथ देखने को मिल रहा था, ठीक है ना। लोगों को बार बार समझाया जा रहा था, लेकिन बार बार लोग क्या कर रहे थे, गलती कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जागरूकता की क्या है, कमी देखने को मिला। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्या देखने को मिला, धार्मिक और सामाजिक जो मान्यता है, धार्मिक और सामाजिक जो मान्यताएं हैं, ठीक है ना, धार्मिक और सामाजिक सामाजिक मान्यता, यहाँ पे बात हम समझ लेते हैं, धार्मिक और सामाजिक मान्यता।
अलग अलग धर्मों में क्या है, अलग अलग चीजें लिखी गई, ठीक है ना। तो कुछ धर्म का ये कहना है कि हम जो है 3 से 4 विवाह कर सकते हैं, 3 से 4 विवाह कर सकते हैं। किनके धर्म में लिखा है वो आप समझ गए, ठीक है ना। 3 से 4 विवाह करना है, ठीक है। अब लोग करते क्या है, नहीं हमारे तो धर्म में ही लिखा है कि हम 3-4 विवाह कर सकते हैं, तो चलिए कर लेते हैं, दिक्कत क्या है, ठीक है ना। दिक्कत ये है बाबू कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो खराब हो जानी है, पॉपुलेशन सीधा जो है 4 गुना हो जाना है, 4 वाइफ में तो पॉपुलेशन 4 गुना हो जाना है, क्योंकि जितने बच्चे आपने पहले पत्नी को दिए दूसरी पत्नी भी तो डिमांड करेगी, हाँ या ना, कि दूसरी पत्नी को भी उतनी चाहिए। अगर पहले बच्चे को भी, पहली पत्नी को आपने एक ही बच्चा दिया तो दूसरे को कम से कम एक चाहिए, तीसरे को कम से कम एक चाहिए, चौथे को कम से कम एक चाहिए। और इस प्रकार को आपने हम दो और हमारे दो का नारा नहीं लगाया, आपने क्या कर लिया, हम 4 हमारे 4 कर लिए। ये बिल्कुल भी क्या हो गया, आरसीएस के बिल्कुल भी निगेटिव काम कर, ठीक है ना। तो धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं जो है कहीं ना कहीं हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाने में वो बाधा पहुंचा रही है, ठीक है ना। लोग 3-4 विवाह करते फिर रहे हैं, लोग जो है धड़ल्ले से बच्चे पैदा करते फिर रहे हैं। और जब आरसीएस प्रोग्राम वाले क्या हो रहे थे, जब आरसीएस प्रोग्राम वाले जब लोगों के बीच में जा रहे थे, ठीक है ना, लोगों के बीच में जा रहे थे और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको क्या सुनने को मिला, बात को समझते हैं। उन्होंने क्या हुआ कि आरसीएस प्रोग्राम वाले जो है गए, आरसीएस प्रोग्राम वाले जो है के जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है ना, जैसे आशा हो गई, कहीं ना कहीं वो आरसीएस के अंदर ही काम कर रही है। आशा पोलियो को ड्रॉप पिलाने वाली जो लेडीज होती है या फिर जो जेंट्स होते हैं वो आरसीएस के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। लोग घरों में जा जाकर जो पर्चियाँ देते हैं एड्स के या फिर अलग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाले, वो आरसीएस के अंदर ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। टीकाकरण करने जो आते हैं आपके आंगनवाड़ी में, वो आरसीएस के अंदर ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो उनमें से कोई एक सदस्य जो है, अगर मान लेते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग के पास पहुंचा, ठीक है ना, उनके बीच में गया, उन्होंने पूछा कि चलिए जो है घर के किसी एक बड़े सदस्य को बुलाइए, चलिए बड़े एक सदस्य को बुलाया गया, ठीक है। ये जो आरसीएस वाले ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो है 6 बच्चे हैं, ठीक है। तो आपने बच्चे का शादी कर लिया, हाँ मेरे बच्चे का शादी हो चुका है। उनके कितने बच्चे हैं, तो उनके जो है 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चलिए आपके जो 2 बच्चे हैं, आप क्या कीजिए कि 2 बच्चे तो आपके बेटे के हो ही गए, आप ऐसा कीजिए कि उस बेटा को या फिर अपने बहू को आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भेजिए या फिर आपके अनुमंडल हॉस्पिटल भेजिए, वहाँ पर जो है मुफ्त में नसबंदी की जा रही है, आप नसबंदी करा लीजिए, ठीक है। तो तब जाकर घर के बड़े सदस्य से रिप्लाई क्या मिला कि देखिए हम जो नसबंदी वसबंदी करवाने नहीं जा रहे हैं, हमारी जितनी मर्जी होगी हम बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे जो होते हैं वो भगवान की देन है, ठीक है। अब बोलो कि अगर आप कह रहे हो कि बच्चे भगवान की देन है और हम जितना चाहे उतना बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, उतना बच्चे को हम जन्म कर सकते हैं, तो आरसीएस वाले क्या बोलेंगे बाबू, ठीक है ना। आरसीएस वाले आपको समझाते जा रहे हैं कि आप बंध्याकरण करवाइए, वो ऑफर भी दे रहे हैं कि आप जाइए वहाँ पर, हम कूपन दे देते हैं, वहाँ पर कोई पैसा नहीं लगेगा, आप जाइए वहाँ पर आपको जो है गिफ्ट भी मिलेगा हॉस्पिटल की तरफ से अगर आप बंध्याकरण करवाते हो तो। उसके बावजूद भी लोग इतने धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं से घिरे हुए थे कि लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे, ठीक है ना। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था ना कि लोग जो है धार्मिक मान्यताओं में घिरे हुए हैं, धर्म में हमारा लिखा हुआ है कि सती प्रथा जैसी जो है कुरीतियाँ हमारे धर्म में आ गई थी, बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ हमारे धर्म में आ गई थी, ठीक है ना। तो धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के कारण क्या हो गया कि लोग इतने इस चीज में फंस गए थे, इतने अंधविश्वासी हो गए थे कि जो धर्म कह रहा है हम वही करेंगे, हम अपने देश से कोई मतलब नहीं रख रहे, हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा है या नहीं अच्छा है उससे कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट्स जो आ जाते हैं वो क्या है, दूसरी बाधा जो आई है आरसीएस प्रोग्राम के सामने वो क्या है बाबू, पहली थी जागरूकता की कमी और दूसरा क्या है, धार्मिक सामाजिक मान्यताएं। चलिए तीसरा जो पॉइंट है बाबू अशिक्षा, ठीक है ना। आप लोग को अच्छे से पता होगा और कभी एक्सपेरिमेंट करके भी देख लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है, आप पढ़े लिखे हो और आप किसी अशिक्षित से बात कर रहे हो, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है ना। अशिक्षित व्यक्ति जो है अनाप शनाप अपने मन से, क्योंकि उसको तो जानकारी नहीं, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट ले लिया उसके बारे में जो है अपनी हाइपोथेसिस लगाकर वो बातों को बोलता जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पढ़े लिखे इंसान आरसीएस प्रोग्राम के अंदर अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको बाकायदा ट्रीट किया गया, उसकी क्वालिफिकेशन चेक की गई है, पढ़े लिखे को रखा गया कि आप अच्छे तरीके से समझदारी से आप लोगों के घरों तक जा सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जब अशिक्षित व्यक्ति से बात करता है तो उसको यह महसूस होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो तो अंधविश्वासी हो चुका है, उनको अगर रिप्रोडक्शन से कोई जुड़ी हुई अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कि उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन है या फिर यूटराइन कैंसर है या फिर आप कह सकते हो कि उसको जो है यूरेथ्रल कैंसर है, कोई भी कैंसर हो सकता है, ठीक है ना, सर्वाइकल कैंसर है,
तो वो क्या करते हैं, अपने बीवियों को उठाते हैं और नीम हकीम के पास ले जाते हैं, ठीक है ना, साधु संत के पास लेकर चले जाते हैं। या अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं हो रहा है और अगर वो अशिक्षित व्यक्ति है, अपने पूरे परिवार को ले गया, साधु के पास ले गया, मंदिरों में पूजा दे रहा है, वहां पर साधु के पास मत्थे टेक रहा है, वह मंदिरों में मत्थे टेकते फिर रहा है, वो इतना अंधविश्वासी हो चुका है कि उसको पता ही नहीं है कि हाँ किस प्रॉब्लम के कारण जो है हमारी जो हमारे हमारी जो पत्नी है वह जो है बंधिता की शिकार है। तो उनको प्रॉब्लम ढूंढने के लिए कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम, इसके लिए उनको हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाने की बजाय वो मंदिरों और मस्जिदों में चक्कर काट, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है अशिक्षित व्यक्तियों में देखने को मिल जाता है। नीम हकीम का चलिए ये एक ऊर्जा में कुछ मेडिसिन कुछ दे दिए, जाइए इसको जो है सुबह शाम खिला दीजिए, तो मतलब ऐसा थोड़ी होता है बाबू, ठीक है ना। बाकायदा मेडिकल साइंस है, आपके बॉडी का टेक केयर करने के लिए मेडिकल साइंस है, कुछ कैंप जो है फ्री में चलाया जा रहा है, आप उसका लाभ उठाइए ना। आप नीम हकीम के चक्कर में क्यों फंस रहे हैं। एक बुखार हुआ, घर के सामने मंदिर है, जाओ वहाँ मत्थे टेक किया, वहाँ के भगत है उससे थोड़ा सा झाड़ फूक करवा लो, नीम का पत्ता ले लिया, झाड़ फूक करवा लिया, क्या उससे फीवर ठीक हो जाएंगे, नहीं ना बाबू। फीवर का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है अशिक्षित व्यक्ति को समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और इन प्रॉब्लम का सामना जो है आरसीएस प्रोग्राम के सदस्यों को आरसीएस प्रोग्राम के सफलता के आड़े आ रही थी ये सारी समस्याएं, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो जनरल स्वास्थ्य के प्रति अरुचि लोगों में क्या था कि सेक्स से रिलेटेड या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करने में अरुचि ही नहीं थी। कोई बात करने भी जा रहा था उससे वो कन्नी काट के निकल लेते थे कि ये व्यक्ति जो है सही नहीं है। ये जब भी मिलता है तो हमको क्या करता है, दूर से ही देख लिया आज ये आ रहा है, मतलब ये जब भी आएगा तो अब बात करेगा कि आपके कितने बच्चे हैं, आपने कॉन्डोम यूज करते हैं या नहीं करते, आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं या नहीं करते, आपने बंध्याकरण कराया नहीं कराया। तो लोग जो थे वो जनरल स्वास्थ्य के प्रति रुचि ही नहीं रखते थे। तो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम भी, एक नेक्स्ट समस्या का भी सामना करना पड़ा आरसीएस प्रोग्राम वाले को, जनरल स्वास्थ्य के प्रति लोगों में वो जो है अरुचि नहीं थी। नेक्स्ट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि स्वास्थ्य संगठनों में निष्क्रियता, ठीक है ना। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो बाबू तो जॉब जो होता है वो आपकी ड्यूटी होती है, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो जॉब वो आपकी ड्यूटी होती है, और कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी जो है लोगों की सेवा करना है, लेकिन आप उसमें कोताही करते हैं और समय पे पेमेंट उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप क्या है खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। आरसीएस प्रोग्राम में जितने भी एम्प्लॉय आरसीएस प्रोग्राम में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे थे वो ढंग से काम ही नहीं करते थे। उनको ट्रेनिंग बकायदा ट्रेनिंग दिया जाता था कि आप घर के हर एक सदस्य में जाइए, अपने आपका जो है एक फिक्स क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उसकी जिम्मेदारी आप पे आती है कि उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा हो और आप अच्छे से काम कीजिए। आपको ये प्रॉफिट मिलने वाले हैं, इतने फंड्स आने वाले हैं, इतनी जो है आपको आपकी सैलरीज होगी, इतने टाइम पे आपको सैलरीज मिल जाएगी, आप ले जाइए कॉन्डम अपने गांव ग्राम में बांटिए, अपने क्षेत्रों में वितरण कीजिए, आप ले जाइए ये चीज। वो सारा सामान ले आते थे, घर पे आराम से बैठे रहते थे, वो ड्यूटी करते ही नहीं थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जितने भी स्वास्थ्य संगठन है, जितनी सरकारी हॉस्पिटल, आप लोग भी जाते होंगे, आप लोग देखते होंगे वहाँ के जो स्टाफ है वो कितने अवेयर होते हैं। इसीलिए तो लोग क्या है कि सरकारी हॉस्पिटल को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, सरकारी हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ के जो सदस्य है वो काम ही सही से नहीं करते, उनमें निष्क्रियता देखने को मिलती है। वो क्योंकि उनको पता है कि ये जो लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं वो पैसे थोड़ी दे रहे हैं, ठीक है ना, और अपनी सैलरी के लिए तो वह बहुत कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आया कि उनके जो स्टाफ थे या फिर जो स्वास्थ्य संगठन हमारे देश में चल रहा है, ठीक है ना, उनके जो एम्प्लॉय थे उसमें क्या देखने को मिला, निष्क्रियता देखने को मिली, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम से इन प्रॉब्लम्स का सामना जो, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना जो है आरसीएच को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के दौरान करना पड़ा था, ठीक है ना बाबू। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि आरसीएस के प्रॉब्लम तो हमने समझ ही लिया कि आरसीएस जब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह देश में काम करने के लिए निकला तो उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इसके आगे हम समझते हैं कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा जो कार्यक्रम की जो है कार्यक्रम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंदर जितनी भी स्कीम्स है, ठीक है ना, जितनी भी स्कीम्स है वो हर एक लोगों तक कैसे पहुंचे, हर एक
पिछले से पिछले तबके के लोग, जहाँ पे लोग ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, जहाँ पर जो है आसानी से जाया नहीं जा सकता, जहाँ पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, कम्युनिकेशन की कोई सुविधा नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि एकदम पिछले से पिछले क्षेत्रों तक जो है हमारी जो इंफॉर्मेशन वो कैसे पहुंचे, लोग कैसे जनरल स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हो, लोग जो है कैसे कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स का यूज करें, लोग कैसे जो है बांझपन को दूर करने के लिए हॉस्पिटल आए, लोग कैसे जो है अपने जनरल स्वास्थ्य को बेहतरी के लिए वो अवेयर हो, ठीक है ना। तो इन सारे के लिए, इन सारी चीजों के लिए आरसीएच ने कुछ कार्यनीति बनाई और उस कार्यनीति के थ्रू हर एक लोगों तक जागरूकता फैलाने का कोशिश किया, हर एक लोगों तक अपनी स्कीम्स को पहुंचाने की कोशिश की। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो मेजर स्ट्रेटजीज थी, जिसका उपयोग, कार्यनीति थी जिसका उपयोग आरसीएच ने अपने स्कीम्स को, अपने सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में यूज किया, ठीक है ना। तो आपके सामने बकायदा एक क्वेश्चन है कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा जो कार्यक्रम है कि कार्यनीतियां क्या थी, कौन से कार्यनीति का प्रयोग वो कर रहे थे लोगों तक अपनी जागरूकता को फैलाने के लिए, लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। तो देखिए सबसे पहला जो है दृश्य यानी कि ऑडियो, सॉरी दृश्य यानी कि वीडियो, दृश्य यानी कि वीडियो, ठीक है ना, दृश्य यानी कि वीडियो, ठीक है ना, श्रव्य यानी कि ऑडियो, ठीक है। तो ऑडियो और वीडियो के द्वारा आप लोग टीवी में एड्स देखते हैं ना, अब बकायदा कॉन्डम्स के एड्स तो लगातार आते ही रहते हैं टीवी पे, ठीक है ना। इसके अलावा कॉपर टी के भी एड्स आते रहते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइज इस तरीके से आते हैं कि जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि एक छोटा परिवार का क्या लाभ है, किस तरह से एक छोटा परिवार खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करता है। बहुत सारे एडवर्टाइज ऐसे आते हैं आपके टेलीविजन पे जिसमें इंफॉर्मेशन होता है कि नहीं ये है इनफर्टिलिटी सेंटर, इनफर्टिलिटी सेंटर है फलना जगह पर उपस्थित है, यहाँ पर जितने भी बांझपन के शिकार दंपति है या फिर इनफर्टिलिटी के शिकार जो दंपति है उनको लेकर आइए, यहाँ पर कम से कम दाम में क्या है कि आपका जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा और आपको बांझपन से दूर किया जाएगा, बांझता से दूर किया जाएगा। तो आरसीएस प्रोग्राम ने क्या, आरसीएस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो सबसे पहली कार्यनीति यूज की गई कि लोगों तक क्या है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, वीडियो यानी टेलीविजन, ठीक है ना, लगभग हर एक क्षेत्र में टेलीविजन होता ही होता है, और जहाँ पर टेलीविजन नहीं होते तो आज के डेट में कम से कम जो एकदम आदिवासी टाइप के लोग होंगे वहां पर भी जो है आपको ऑडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, ऑडियो यानी कि रेडियो कह सकते हो, रेडियो देखने को मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि बाकायदा एक अच्छी जो है कंटेंट को लेकर, ठीक है ना, अपने इंफॉर्मेशन को जो है, अपनी इंफॉर्मेशन को जो है लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। उन्होंने वीडियो बनवाने के वक्त जो है बहुत सारा जो वीडियो आप देखते होंगे तो उसमें जो है माधुरी दीक्षित कभी कभी बीच में आकर जो है आपको जागरूक करने की कोशिश कर रही है, अमिताभ बच्चन जो है अपने लैंग्वेज में आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। तो उस तरह से जो है एडवर्टाइज किया गया, ऑडियो और वीडियो के साधनों के द्वारा जो है दूरदर्शन, रेडियो इत्यादि के द्वारा जो है प्रचार किया गया। तो लोगों तक जागरूकता को पहुंचाने के लिए आरसीएच ने क्या किया, वीडियो का इस्तेमाल किया, ऑडियो का इस्तेमाल किया, दूरदर्शन का इस्तेमाल किया, रेडियो का इस्तेमाल किया, और इसके द्वारा अपनी जो इंफॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचाने का क्या किया, कोशिश किया, ठीक है। दूसरा जो है अखबार, इसके अलावा जो बच गए अखबार में जो है आप लगातार जो है एड्स देखते ही रहते होंगे, ठीक है ना, अखबार में एकदम बड़े बड़े से जो है प्रिंटेड टाइप में एड्स आते होंगे, उसमें आईवीएफ के बारे में होता है, इनफर्टिलिटी सेंटर कहाँ पे है, कॉन्डोम्स का एड्स होता है, कॉपर टी का एड्स होता है, बंध्याकरण का एड्स होता है, ठीक है ना, नसबंदी, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी का एड्स होते हैं। तो ये सारे एड्स जो है अखबारों के थ्रू, ठीक है ना, अखबारों में डलवाया गया, छोटे छोटे पर्चे छपवाए गए, और हर एक आरसीएस प्रोग्राम के जो भी सदस्य थे उनको ड्यूटी दिया गया कि हर एक घर तक जो है इस पर्चे को बंटवा देना है। उसके अलावा क्या है, पोस्टर छपवाए गए, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस है जो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होते हैं, जैसे आपका बस स्टैंड हो गया, जैसे आपका रेलवे स्टेशन हो गया, जैसे आपका एयरपोर्ट हो गया, ठीक है ना, जहाँ पर सिग्नल्स लगते हैं, सिग्नल्स जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ जो है रुकती है, फिर एक साइड से जा रहे होते हैं, एक साइड से रुकते हैं, तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स के पास, ठीक है, तो वो वैसे जगह पे जहाँ पर जो है बहुत सारी भीड़ भाड़ जगह वाली जगहों पे जो है पोस्टर के थ्रू भी ऐड किया गया, पोस्टर के थ्रू भी लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाकर उन्हें जागरूक करने की कोशिश की गई। छोटे छोटे जो कॉमिक टाइप के बुक, कॉमिक्स यानी कि आप कह सकते हो ना कि बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से प्रिंटेड फॉर्म में छोटे छोटे बुक छपवाए गए और लोगों में वितरित करवाया गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, पुस्तकों के रूप में मुद्रित सामग्री द्वारा क्या किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। तो दूसरा जो इसका स्ट्रेटजीज रहा
वो क्या रहा कार्यनीति रहा कि अखबारों में ऐड देना है, पर्चे छपवाने हैं, पोस्टर, छोटी छोटी पुस्तकों को छपवाना है, यानी प्रिंटेड मीडिया के थ्रू क्या करना है हमको अपने बातों को लोगों तक पहुंचाना है, प्रचार प्रसार करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका क्या, बच्चों को पुस्तकों में इसे अध्याय के रूप में शामिल कर प्रचारित करना है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि आपके बच्चों को पुस्तकों में इसके अध्याय के रूप में, ठीक है ना, कि बच्चे के पुस्तक में हम क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज बनाकर हम डाल देंगे, जैसे कि आपके बुक में डाला गया, ठीक है ना, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इसके थ्रू आरसीएच अपने इंफॉर्मेशन को आपके सामने पहुंचा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों की पुस्तकों में क्या करना है कि बाकायदा अध्याय के रूप में डाल देना है, शामिल कर देना है, और फिर बच्चों तक जो है अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, ताकि वो भी जागरूक हो सके, उन तक भी हमारा प्रचार पहुंच सके, ठीक है ना, जो अभी मैं आपके सामने पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पिछले 2 दिनों से जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम आरसीएच के प्रोग्राम्स का प्रचार कर रहे हैं हम आपके सामने, कि आरसीएच जो है हमारे देश में कार्यरत है, और वो किन किन समस्याओं के समाधान के लिए आपके देश में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नुक्कड़ नाटकों के थ्रू, ठीक है ना, नुक्कड़ नाटकों के थ्रू जो क्या हो गया, छोटे छोटे मंडली तैयार किए गए, ठीक है ना, गांव मोहल्ले शहर के जो चौक चौराहे होते थे वहां पर वो जो कलाकार होते थे पहुंचते थे, और नाटक के थ्रू क्या है कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम, कम परिवार सुखी परिवार, कम परिवार खुशहाल परिवार, ऐसे जैसे जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखते थे। तो आरसीएस ने क्या किया कि नुक्कड़ नाटक करवाए, ठीक है ना, कठपुतली नृत्य करवाया। कठपुतली नृत्य क्या होता है बाबू, कि जब अभी तो हम लोग सिनेमा हॉल चले जाते हैं मूवीज देखने के लिए, लेकिन कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो थिएटर्स नहीं होते थे, गाँव में थिएटर्स नहीं होते थे, वहां पर कठपुतली डांस चलता है, ठीक है ना। वो जो काट के बना हुआ जो है पुतली, 2 पुतली होती थी, एक मेल और फीमेल, फिर या फिर फीमेल्स कह सकते हो, और अंगुली में रस्सी बांध देते थे, और जैसे जैसे वो रस्सी करते थे वैसे वैसे वो कठपुतली क्या करती थी, डांस करती थी। तो कठपुतली डांस काफी फेमस था। तो आरसीएस ने क्या किया, कठपुतली डांस वाले पे फोकस किया, कि जब आप अपने प्रोग्राम को दिखा रहे होंगे तो बीच बीच में आप क्या कीजिए, मेरे भी एड्स करते चले जाइए। तो कठपुतली नृत्य करवाया गया, ठीक है ना, इत्यादि द्वारा मनोरंजक तरीके से, जिससे क्या हो जाए कि लोग मनोरंजन के लिए आए। अभी भी थिएटर जब आप लोग जाते होंगे, सिनेमा हॉल आप लोग जाते होंगे, तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि क्या होता है कि बीच बीच में ऐसे एड्स आ जाते हैं कि आप स्मोक मत कीजिए, ऐसा तो आते ही रहता है। उसके अलावा क्या है कि कॉन्डोम्स का इस्तेमाल कीजिए, कपड़सी का इस्तेमाल कीजिए, गर्भ निरोधक का उपयोग कीजिए, ये पिल्स अच्छे हैं, अनवांटेड से बचते, तो फलना ठिकाना बहुत सारी चीज़ है, ठीक है ना। तो आपके जनरल स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो है ये सारी एड्स आपको दिखाए जाते हैं, ताकि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में आए, ताकि हम आपको बेहतर सेवा दे सकें, क्लियर ना। तो नुक्कड़ नाटकों, कठपुतली नृत्य करवाया गया, ताकि लोगों तक जो है मनोरंजक तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए। उसके बाद क्या है बाबू, इसे और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने देखा पिछले एक समस्या थी कि स्वास्थ्य संगठनों में निष्क्रियता देखने को मिल रहा था। लोगों को लगा कि हम गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो हमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट तो क्या है जो बैठे बिठाए हमको जो है पेमेंट देने ही रहना है। तो गवर्नमेंट आरसीएस जो है एक आप कह सकते हो गवर्नमेंट के अंदर की पॉलिसीज थी, तो उन्होंने क्या किया कि एनजीओ को लेना शुरू किया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर शामिल कर दिया, ठीक है ना। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कह सकते हो गैर सरकारी संस्थान, ठीक है ना। जहाँ पे क्या होता है कि सरकार उनको फंड देती है, और वो फंड एनजीओ प्राप्त करके क्या करते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय को रखते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। तो आपको तो अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होंगे वो कैसे काम करते हैं, और जो सरकारी जो नॉन गवर्नमेंटल एम्प्लॉय होते हैं वो कैसे काम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है बाबू कि अगर हम इमेजिन करते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट सर्विस में होते तो इतनी परेशानी उठाकर हम आप लोग के सामने, आप लोग के बीच में नहीं, ठीक है ना। या फिर अगर मेरी मेंटेलिटी अच्छी होती, हम आपके बारे में अच्छा सोच रहे होते, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विस में भी रहने वाले लोग जो होते हैं उनकी मेंटेलिटी अच्छी होती है, और वो सोचते हैं लोगों के बारे में सोचते हैं, और अगर वो टीचर होते तो अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं, कोई ना कोई व्यवस्था करते, कोई ना कोई तकलीफ उठा के भी आपके बीच में आते, ये जानते हुए भी कि गवर्नमेंट जो है हमको टाइम पे फैसिलिटी तो दे ही देगी, हम काम करें या नहीं करें, ठीक है। उसके बावजूद भी आपके बीच में आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाने के बाद पता ही नहीं लोगों को क्या हो जाता है, क्या मेंटेलिटी हो जाती है, कि उनको तो ऐसा लगता है कि हम जो है हमारा लाइफ सिक्योर हो चुका है, लाइफ टाइम तो पेमेंट आते ही रहने, काम हो या नहीं हो, गवर्नमेंट जब बुलाएगा तब हम जाएंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है बाबू, हम कह सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल एम्प्लॉय काम करेंगे तो सैलरी मिलेगी, काम नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो
इस चीज का फायदा क्या हुआ कि आरसीएस प्रोग्राम वाले ने उठाया और अपने अंदर जो है यूनिसेफ हो गए या फिर आप कह सकते हो बहुत सारी जो है ऐसे ऐसे नाको हो गया जो कि एड्स के लिए काम कर रहा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एनजीओ को अपने अंदर लाया और वो उनको पैसे देते गया और वो सरकार वो जो है प्राइवेट एम्प्लॉय से काम करवाते गए, जिससे इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से जो है आरसीएच का जो उद्देश्य था उसमें सफलता मिलनी शुरू हो गई। जब तक गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंटल एम्प्लॉय काम कर रहे थे तो थोड़ा उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने देखा कि हमारे एम्प्लॉय जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मजबूरी हो गई थी उनको कि नहीं, हमको देश को बचाना है तो लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है, और अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है तो गवर्नमेंट तो काम कर नहीं रही, गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है वो काम तो कर नहीं रहे हैं, तो हम क्या करते हैं अब गैर सरकारी संस्थानों पे अपना काम थोप देते हैं, वही आप अच्छे तरीके से करवा सकते हैं, लो कॉस्ट पे वो अच्छा बेटर सर्विस देते हैं, ये चीज आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि नन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको सम्मिलित किया गया, गैर सरकारी संस्थान को सम्मिलित किया गया और उनसे अपने काम को कराया गया, ताकि क्या हो जाए कि जो काम गवर्नमेंटल एम्प्लॉय से नहीं हो पा रहे वो सक्सेसफुली क्या कर रहे थे कि जो नॉन गवर्नमेंटल एम्प्लॉय है वो काम कर रहे थे, और आरसीएच के जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति में थोड़ी सी तेजी आई, ठीक है ना। लोग जो है अवेयर हो गए, जो प्राइवेट एम्प्लॉय थे वो घर घर जाकर उनको टारगेट किया जाता था कि आपको इतने फैमिलीज को जो है टच करके आनी है, इतने फैमिलीज को समझा कर ही आनी है, इतने फैमिलीज में से अगर जितने फैमिलीज आपके हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे तो उस हिसाब से हम आपको इंसेंटिव देंगे, उस हिसाब से हम आपको जो है कमीशन देंगे। तो कमीशन के लोभ में या फिर इंसेंटिव के लोभ में या फिर आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा इनकम के लोभ में जो है प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे, एनजीओ में जो काम कर रहे थे, वो काफी प्रभावी तरीके से लोगों के बीच में गए और लोगों को जो है अच्छे से समझाने की कोशिश की, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की कार्य नीतियाँ क्या रही। तो हम इसको फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। आपको सबसे पहले पहला कार्य नीति वो था, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दिया होगा, आपको ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहला कार्य नीति ये रहा कि वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, दूरदर्शन पे, रेडियो पर क्या करना है, हमको प्रचार करना है ताकि लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो उसके अलावा क्या है कि अखबारों में छपवाना है, पर्चे में छपवाना है, छोटे छोटे पोस्टर बनवाना है, छोटे बड़े पोस्टर बनवाना है, छोटे छोटे पुस्तकों के रूप में प्रिंटेड मीडिया के थ्रू हम क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा क्या है कि बच्चों की पुस्तक में इसे अध्याय के रूप में शामिल कर देंगे, जैसा कि आपकी पुस्तक में किया गया है, और लोगों को और हर एक बच्चे को जो है इसकी जानकारी देंगे। नुक्कड़ नाटक करवाएंगे, गांव ग्राम में हम घूमेंगे और उसके बाद हर एक गांव ग्राम में जाकर चौक चौराहे पर जो है हम अपनी जो है बातों को रखेंगे, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे। कठपुतली नृत्य को उन्होंने टारगेट किया। उसके अलावा बहुत सारी जो है मनोरंजक तरीके से लोगों के बीच जो है अपनी बातों को रखने की कोशिश की। उसके अलावा क्या हुआ कि एनजीओ को अपने अंदर शामिल किया ताकि उनके एम्प्लॉय जो है सही सही तरीके से हमारे उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचा सके, सही तरीके से प्रचार प्रसार कर सके, ठीक है ना। तब जाकर क्या हुआ, आरसीएस प्रोग्राम में थोड़ी सी तेजी आई और लोग जो है अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो है थोड़े से कॉन्शियस हो गए, थोड़े से जागरूक हो गए, और अभी भी ये प्रोग्राम जो है आगे चले, ठीक है ना। इसके आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। बाबू, आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होंगे और इस पिक्चर में आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है कि ये आंगनबाड़ी का एक दृश्य है, ठीक है ना। आंगनबाड़ी जो है एक ऐसी जगह होती है बाबू की जो कि बच्चे का भी ख्याल रखते हैं और माता का भी ख्याल रखते हैं। आप लोग ऐसा देखे होंगे कि आंगनबाड़ी में काम करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, वो आपके बच्चों को काफी छोटी उम्र से ही क्या करते हैं कि आप हमारे यहाँ स्कूल में भेजिए, और उस बच्चे को क्या करते हैं, उसको पढ़ाते भी है, उनके एजुकेशन का भी ख्याल रखते हैं। उसके अलावा जो है किस विटामिन की कमी है, विटामिन की गोली टाइम टू टाइम देते रहते हैं, आयरन की गोली टाइम टू टाइम देते रहते हैं, उसको कैल्शियम की गोली टाइम टू टाइम। तो जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो है ऊपर से आते हैं वो सारे बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनकी हेल्थ जो है अच्छी रहे। उसके अलावा क्या होती है कि इन्हीं का जो है कह सकते हो कि इन्हीं एम्प्लॉयज का जो है ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपके पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनके फैमिली का भी आपको डेटा तैयार रखना है। किस फैमिली में जो है कितने बच्चे हैं, किस फैमिली में जो है किस फैमिली में के जो है गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने फैमिली जो है नसबंदी करवा चुके हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है यही लोग कहीं ना कहीं कलेक्ट करके ले जाते हैं। इसके अलावा जो है आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है ना, एएनएम हो गए, आशा हो गए, ठीक है, ये सारे लोग होते हैं। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बाबू, एक छोटा सा जो है स्टिकर है, बेसिकली ये स्टिकर नहीं है, ये जो है स्टाम्प है, ये पोस्ट ऑफिस का स्टाम्प है।
पोस्ट जो आपका चिट्ठी होती थी उसके ऊपर स्टाम्प 60 पैसे का, ये स्टाम्प यहाँ पे दिखाया है 60 पैसे का स्टाम्प है। आपको जब चिट्ठियाँ भेजनी होती थी, ठीक है ना, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पोस्ट ऑफिस से स्टाम्प खरीदने पड़ते थे और चिट्ठी में चिपकाना पड़ता था, तब जाके आपकी चिट्ठी जो है पोस्ट हुआ करती थी। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर टेलीविजन की सुविधा नहीं है, जहाँ पर रेडियो की भी सुविधा नहीं है, जहाँ पर अखबार भी नहीं पहुँच पाते, तो उन्होंने सोचा कि चलिए, और चिट्ठियाँ तो जरूर पहुँचती होंगी किसी भी तरह से, लेकिन चिट्ठी तो पहुँचते ही होंगे, चलिए हम क्या करते हैं स्टिकर ही हम छपा देते हैं जिसपे हम लिख देते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। एक छोटा सा स्लोगन समझदार लोगों के लिए ना हो, ठीक है ना, वो अगर इसको पढ़ लेते हैं और डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक छोटे परिवार का पिक्चर दिया गया है, हम दो और हमारे दो लिखा हुआ है, और हम दो हमारे दो एक डायग्राम प्रदर्शित कर रहा है, ऊपर लिखा हुआ छोटा परिवार और सुखी परिवार, तो हम भी क्या करेंगे छोटा परिवार रखेंगे और सुखी रखेंगे। तो इस पोस्टल्स की, इस पोस्टल कार्ड्स की सहायता से या फिर कह सकते हैं स्टाम्प की सहायता से भी दूर दराज के लोगों तक जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को आरसीएस ने पहुंचाया, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हमने अभी थोड़ा देर पहले बात किया था कि क्या होना है कि बड़े बड़े पोस्टर छपाए जाते थे, स्टिकर छपाए जाते थे, और लोगों के दीवारों पे या फिर दीवारों पर पेंट करके लिखवा देते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते थे चौक चौराहे पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है यहाँ पर बाल पोस्टर है, वहाँ पे लिखा हुआ है छोटा परिवार सुखी परिवार, आप अच्छे से देखिए, छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है, 11 जुलाई को, ठीक है ना, 11 जुलाई। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, 1 मिनट बाबू, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको करना क्या है कि आपको लिख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, 1 मिनट बाबू, चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, देखिए आप आराम से लिखा हुआ, अच्छे से लिखा हुआ, छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आप इस पिक्चर को जरा सा ध्यान से देखिए, आप इस पिक्चर को जरा सा ध्यान से देखिए, क्या ये सुखी है? आपको लग रहा है कि ये सुखी है? नहीं ना। एक इनके पास क्या है, छोटी सी बाइक है और एक छोटी सी आप कह सकते हो स्कूटी है, और इस स्कूटी पे इन्होंने क्या कर रखा है, एक बच्चे हो गए, दो बच्चे हो गए, तीन बच्चे हो गए, चार बच्चे हो गए, एक दो चार बच्चे हो गए और एक पांच बच्चे, टोटल पांच बच्चे को इन्होंने क्या कर रखा है, बैठा रखा है। और उसके अलावा ये खुद दो है, यानी कि टोटल सात। क्या आपको लगता है कि एक स्कूटी पे सात बच्चे बैठ सकते हैं? लेकिन अगर दो बच्चे होते तो आई थिंक ये किसी तरह से एडजस्ट कर लेते, हाँ या ना, इसी तरह से ये क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये काफी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि इनका फैमिली क्या है, बड़ा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, इस पिक्चर के थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपका बड़ा फैमिली होगा तो आपको इन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका छोटा परिवार होगा काफी सुखी होगा, और एक छोटे से स्कूटर में भी वो काफी अच्छे से जर्नी कर सकेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हमारे पीछे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि 1 3 2। अब ये 1 3 2 क्या होता है? यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपने लिख लिया ना बाबू, यहाँ पर 11 जुलाई जो है, 11 जुलाई आप कहीं पर नोट कर लीजिए, 11 जुलाई जो है वो क्या है, 11 जुलाई क्या है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस कब है बाबू? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, हमारे पीछे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम नहीं है बेसिकली, ये जो है एक अच्छा खूबसूरत सा पोस्टर है, ठीक है ना। इसमें दो बच्चे को दिखाया जा रहा है और दोनों क्या स्माइल देखिए, काफी खूबसूरत है, हाँ या ना। चलिए ऊपर देख लेते हैं, लिखा क्या है, ऊपर लिखा हुआ है 1 3 2। अब ये 1 3 2 का क्या मतलब हो गया? 1 3 2 का मतलब ये हो गया बाबू कि अगर कोई कपल, अगर कोई दंपति, अगर कोई जोड़ा पहले बच्चे को जन्म देता है, ठीक है ना, पहले बच्चे को जन्म देता है, तो उसको 3 साल रुकनी है। उसको कितने दिन गैप रखने हैं? 3 साल गैप रखने हैं, और 3 साल के बाद वो क्या करेंगे, दूसरे बच्चे को जन्म देंगे। यानी कि पहला बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में कितने सालों का गैप होना चाहिए? 3 सालों का गैप होना चाहिए, ठीक है ना। अब 4 साल की हो तो और बेटर है, 5 साल हो तो वो और भी बेटर है, क्योंकि जिस तरह से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, अगर ये सारी चीजें इफेक्टिवली अगर सारे दिमाग के, सारे लोगों के दिमाग में बैठ जाए, तो जाहिर सी बात है कि एक बेटर समाज, एक बेटर सोसाइटी और एक बेटर देश का निर्माण किया जा सकता है, और हम भी जो है डेवलप्ड देशों की गिनती में आ सकते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पर 1 3 2 इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि पहला जो बच्चा होगा और दूसरा बच्चा जो होगा, उन दोनों के बीच में कम से कम 3 साल का गैप होने चाहिए, हाँ या ना।
तब जाकर आपके जो बच्चे होंगे काफी सुखी होंगे और काफी अच्छे से पढ़ेंगे। और ये 1-3-2 यानी बीच में 3 साल का गैप रखने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना होगा। और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए आपको करना क्या होगा, गर्भ निरोधक साधनों की जानकारी प्राप्त करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आशा दीदी से या फिर एएनएम दीदी से आप संपर्क कीजिए और गर्भ निरोधक साधन होता है। आशा का नाम सुने होंगे, एएनएम का भी नाम सुने होंगे, आपके गांव ग्राम बस्ती में आपके घर तक वो लोग आते होंगे और आपको जानकारी देते होंगे इसके बारे में। ठीक है ना। तो आप अपने क्या कीजिए, आशा और एएनएम दीदी से संपर्क करें और गर्भ निरोधक के साधनों का जो है बारे में जानकारी प्राप्त करें। हालांकि हम गर्भ निरोधक के कितने मेथड्स होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करेंगे। ठीक है ना। गर्भ निरोधकों की उपाय की हम बात करेंगे, वहाँ पर नेचुरल मेथड्स की भी बात करेंगे, केमिकल मेथड्स की भी हम बात करेंगे, वहाँ पर इंजेक्टिबल मेथड्स की भी हम लोग बात करेंगे, बैरियर मेथड्स की भी हम बात करेंगे, आईयूडीज की बात करेंगे। ठीक है ना। परमानेंट मेथड्स की बात करेंगे, तो हम करने वाले हैं आगे चलकर। ठीक है ना। अभी बस क्या है ना बाबू कि हम इस चैप्टर के सोल में आत्मा में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी तक हमने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, कुछ टेक्निकल चीजों को हमने नहीं बताया, लेकिन हम इस चैप्टर को लेकर थोड़ा सा सीरियस होकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके सिर्फ एग्जामिनेशन के व्यू से नहीं है, आपके फ्यूचर के व्यू से, आपके आने वाले जो आने वाले जो समय है उसके व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और ऐसा कहा भी जाता है कि एक अच्छे समाज की जो रचना होती है उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छे टीचर का जो है योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा शिक्षक बन सके। ठीक है ना। ये हमारी कोशिश है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है कि बाबू जी आगे चलकर क्या होना है कि आपको दिमाग में रखनी है 1-3-2 का जो ये फॉर्मूला है कि पहला बच्चा जो है अगर होता है तो उसके नेक्स्ट बच्चे के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। और 3 साल का गैप हम कैसे रखें, इसके लिए क्या कर रही है, एएनएम दीदी से संपर्क कीजिए, आशा दीदी से संपर्क कीजिए और उनसे पता कीजिए कि इसके बीच में हम कौन से गर्भ निरोधक का प्रयोग करेंगे, कितने गर्भ निरोधक के उपाय होते हैं और उसमें से हम कौन में इंटरेस्टेड है उसका उपयोग करके 3 साल का आप क्या करते हैं, गैप रखिए। नीचे लिखा हुआ है कि छोटा परिवार खुशियां अपार। देखिए टाइम टू टाइम क्या होता जा रहा है कि स्लोगन को और इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पीछे जैसे दिख रहा होगा, टाइम टू टाइम स्लोगन को इफेक्टिव बनाने के लिए, और ये तभी पॉसिबल हो पाया कि जब इनमें एनजीओ जुड़ते गए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग सा एक लोगो लगा होगा, यहाँ पर एक अलग सा लोगो लगा हुआ है जो कि आप देख रहे हो। ठीक है ना। ये एनजीओ है, ये गवर्नमेंटल नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना। तब जाकर ये मेरी जो सुविधा है, क्योंकि ये जितने सुविधा को कंज्यूम करवाएंगे, इनकी सुविधा जितनी अधिक यूज होगी उतना ज्यादा जो है इनको इंसेंटिव मिल है। ठीक है ना। तो ये इफेक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचे, अपने बातों को जो है इफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करे, तो छोटा परिवार खुशियां आपार। देखिए काफी चेंज हो गया स्लोगन एकदम, लेकिन काफी इफेक्टिव भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिखा गया है कि पति पत्नी आपस में करे सलाह, उपाय चुन चले खुशी की राह। ठीक है ना। कितना अच्छा सा लाइन लिखा हुआ कि पति पत्नी आपस में करे सलाह, उपाय चुन चले खुशी की राह। ठीक है ना। तो यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है कि पति पत्नी आपस में बैठिए, आप वहाँ पे डिस्कस करिए कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, हम कितने बच्चे को रखेंगे और कितने बच्चे को जो हम अच्छी परवरिश कर सकते हैं, और बच्चे को कैसे पढ़ानी है, कहाँ पढ़ानी है, बच्चे को डॉक्टर बनानी है, इंजीनियर बनानी है, यानी लिमिटेड साधन होने के बावजूद भी हम अपने बच्चे को और हम अपनी फैमिली को किस तरह से खुश रखेंगे, इस बारे में सलाह जो है पति पत्नी बैठकर कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से नीचे एक जो है आपका लिखा हुआ है, खुशी का मंत्र याद रखना, दूसरा बच्चा 3 साल के बाद। ठीक है ना। कि पति पत्नी आप दोनों एक दूसरे के दोनों जो है एक साथ बैठिए और दोनों डिस्कस कीजिए कि हाँ अगला बच्चा जो है 3 साल के बाद ही चाहिए हमें। ठीक है ना। जब दूसरा बच्चा अच्छे से स्टेबल हो जाए, दूसरा बच्चा जो है खुद से खाने लगे, खुद से पीने लगे, खुद से स्कूल जाने लगे, तब जाकर हम दूसरे बच्चे को लेंगे, तब दूसरे बच्चे को टेक करने में हमको परेशानी नहीं होगी। जब हम खाना बना रहे होंगे तो हमारा जो पहला बच्चा होगा दूसरे बच्चे की टेक केयर कर रहा होगा, लेकिन जब दोनों बच्चे छोटे ही होंगे, हमने 1 साल के अंतर में ही बच्चे को जन्म दे दिया, तो दोनों बच्चे को टेक केयर करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, बहुत सारी कामकाजी औरतों ने क्या है जो कि शहरों में काम करते हैं, उन्होंने क्या कर रखा है कि हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे एक का नारा लगा रखा है कि एक बच्चे होंगे तो टेक केयर करना क्या होगा, आसान होगा, और हम पति पत्नी दोनों आराम तरीके से जो है काम पे जा सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, पति पत्नी आपस में करे सलाह, उपाय चुन चले खुशी की राह, और नीचे लिखा हुआ है खुशी का मंत्र याद रखना, दूसरा बच्चा 3 साल के बाद। नीचे अच्छे से लिखा हुआ है कि बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर रखने की। ठीक है बाबू, लोगों सर ये पोस्टर्स हमको क्यों दिखा रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि ये पोस्टर्स आपके सिलेबस में नहीं, ये पोस्टर्स
आपके जो एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एक बेटर लाइफ आपका आगे हो और इस चैप्टर का उद्देश्य की पूर्ति हो, इसके लिए हमको जो है ये सारी चीज बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया कि बहुत सारी चीज जो है ये खुद में पोस्टर खुद से आपको बयां करना है। नेक्स्ट जो पोस्टर है आप जो हमारे पीछे जस्ट देख रहे हो कि जन्म में अंतर के 3 उपाय। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अभी थोड़ा देर पहले क्या बोला गया था कि आप एएनएम दीदी से संपर्क कीजिए और गर्भ निरोधक के बारे में पता कीजिए कि 3 साल का गैप हम कैसे रखेंगे, और यहाँ पोस्टर के थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि एएनएम दीदी आपको समझा रही है, ठीक है ना। क्या समझा रही है, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एएनएम दीदी है हमारे जस्ट पीछे बाबू। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है एनम दीदी है जो कि व्हाइट और ब्लू कलर का जो है ड्रेस पहनी हुई है, और ये लोगों को समझा रही है कि जन्म में अंतर के 3 उपाय, और वो चुनना है जो आपको भाए। यानी कि 3 उपाय हम बताने जा रहे हैं। 3 उपाय कौन बताएंगे, आशा दीदी जो है लोगों को बताएंगे, फैमिली को बताएंगे, और उनमें से 3 में से जो अच्छा आपको लगे आप उसको चुन लीजिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन भी नीचे दिया हुआ है। पहला जो दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे जस्ट पीछे आपको दिख रहा होगा बाबू की, लिखा हुआ है कॉन्डोम। आप कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके अपने बच्चे को 3 साल का गैप रखने में, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आप गर्भ निरोधक गोली का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जैसे कि आपका अंतः गर्भाशय युक्ति का प्रयोग कर सकते हो, प्रॉपर्टी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तीनों में से जो आपको सुरक्षित लगे आप उसका इस्तेमाल कीजिए, और दो बच्चे के बीच में कम से कम 3 साल का गैप जरूर रखिए, ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग जो है पिक्चर आपके लिए मैं लाया हूँ यहाँ पर। देखिए ये पोस्टर भी आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे ही गए, देने ही वाले हैं, और ये सारे पोस्टर जो है हम पहले भी बता चुके हैं, आरसीएस प्रोग्राम के अंदर के जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे थे या फिर जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं उनके द्वारा ये पोस्टर जो छपाई गई थी और लोगों के बीच में बंटवाया और दीवारों पे छिपवाया गया था, पोस्टर और होर्डिंग लगाया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नए मर्द की नई सोच, घटते लिंग अनुपात पर पुरुषों के साथ अभियान। तो यहाँ पर क्या है, ये पोस्टर्स इसलिए छपाया गया और इसलिए लोगों के बीच में सटवाया गया, लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाया गया कि बीच में ऐसा देखने को मिला था कि मादा भ्रूण हत्या लगातार बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना। स्त्री और पुरुष यानी कि लड़का और लड़की के बीच में जो है लड़का और लड़की के बीच में जो है असमानता देखने को मिल रही थी कि पूरे जो फैमिली है वो लड़की को पसंद नहीं कर रहे हैं, लड़के को पसंद कर रहे हैं। लड़की अगर घर में पल रही तो उसको क्या करते थे, अबॉर्ट करवा देते थे, उसका गर्भपात करवा देते थे। तो ये जो लड़का और लड़की का जो अनुपात घट बढ़ रहा था, यानी कि लड़का का जो रेशियो बढ़ता जा रहा था, लड़की का रेशियो घटता जा रहा था, तो उस रेशियो को स्टेबल करने के लिए ये सारे पोस्टर छपवाए गए कि लोगों को बताना है कि देखिए क्या है, सेहत हो चाहे शिक्षा हो, ये लड़का और लड़की दोनों को मिलनी चाहिए। अगर भोजन लड़के को दे रहे हो तो लड़की को भी देनी है, अगर आपको शिक्षा लड़के को पढ़ा रहे हो तो लड़की को भी पढ़ानी। आज के डेट पे चल रहा है ना बाबू, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ वाले जो सिस्टम अभी चल रहा है, अभी स्लोगन ये चल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सेहत और शिक्षा के बराबर जो है मौका जो है आपको स्त्री और पुरुष दोनों को मिलने चाहिए, ठीक है ना। समाज में महिलाओं और पुरुषों को बराबर दर्जा व बराबर संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका दूसरे नंबर, अगर देखा जाए दूसरा नंबर आप देख लो कि नए मर्द की नई सोच। यहाँ पर क्या देख रहा है कि मेरी बहू, पहले तो आपका दोनों बच्चे के बारे में दिखाया जा रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक है ना। 1 मिनट बाबू, यहाँ पर जैसा ध्यान से देखिए कि जो अगर पहले पोस्टर्स को हम देखते हैं तो ये पिक्चर आपको क्या कह रहा है, ये पिक्चर कह रहा है कि देखिए ये जो है ये कपल्स है, ठीक है ना, ये मम्मी और पापा हैं, और ये जो है लड़का है और ये क्या है, लड़की है। इन जो भोजन जो है लड़के को मिल रहा है वही भोजन जो है लड़की को भी दिया जा रहा है। जो जिन किताबों से लड़के पढ़ रहे हो उन किताबों से लड़की पढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि सेहत और शिक्षा ये दोनों का अधिकार है, चाहे लड़का हो या लड़की, ये दोनों का अधिकार है और दोनों को मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या हो जाए कि शिक्षा, सेहत की बात हो जाए या शिक्षा की बात हो जाए, दोनों को समान मिलनी चाहिए। चलिए, बीच में देखने को मिल रहा था कि दहेज प्रथा की कुरीतियां भी हमारे सामने देखने को मिल रही, ठीक है ना। अभी तो हमने बात किया थोड़ा देर पहले कि लड़की जो अगर पल रही होती थी तो समाज की मान्यता के अनुसार जो है उसको अबॉर्ट करा दिया जाता था, गर्भपात करा दिया जाता था। लेकिन ब्याह के जो बहू घर लाया जाता है, या फिर ब्याह के बहू को जो घर लाया जाता था उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही थी कि कुछ अधिक दहेज की मांग करते थे,
कुछ दहेज के लिए जो है उसको प्रेरित करते थे कि आपको क्या करना है, अपने घर वालों से जो है और पैसे मांगो, पैसे की जरूरत है फलना ठिकाना, जिसके कारण जो है बहू डिप्रेस हो जाती थी, बहू को उत्पीड़ित किया जाता था, उसको वो उत्पीड़ता का शिकार बनाया जाता था, और बहू कुछ दिनों में क्या कर लेती थी, सुसाइड कर लेती थी। तो उस चीज को रोकने के लिए कि बहू जो होती है आपके घर की बेटी जैसी होती है और उसको भी समान अधिकार है, तो उस चीज के लिए दूसरा पोस्टर आपके सामने जो है पेश किया गया है कि मेरी बहू करती हमारी देखभाल। जैसा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरी बहू करती हमारी देखभाल, मैं भी करता उसकी। इसका मतलब क्या हो गया कि एक अच्छा मर्द वही है, एक अच्छे मर्द की सोच अच्छी होनी चाहिए। और ये सोच क्या है कि अगर हमने किसी दूसरे की बेटी को ब्याह कर अपने घर बहू बनाकर लाया है, तो वो बहू क्या कर रही है, हमारी देखभाल अच्छे से कर रही है, तो मेरा भी दायित्व तो बन रहा है, मेरा भी ससुर होने के नाते दायित्व बन रहा है कि हम उसको बेटी की तरह रखे और उसको जो है किसी भी तरह से प्रताड़ित ना करे, ठीक है ना। तो मेरी बहू करती है हमारी देखभाल, मैं भी करता उसकी, सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू भी लोगों को देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये बहू है और ये बहू क्या कर रही है, अपने सास ससुर की सेवा कर रही है, ठीक है ना। तो सास ससुर का भी हक जो है यहाँ पर बन रहा है कि वो भी क्या करे, सास ससुर का भी दायित्व बन रहा है कि वो भी बहू को जो है बेटी की तरह माने और अच्छे से उसकी भी सेवा करे। यहाँ पर देखिए क्या है, बेटा बेटी हमारे जस्ट पीछे दिख रहा होगा बाबू, बेटा बेटी की शादी में खर्च बराबर, संपत्ति में अधिकार बराबर। एक नया स्लोगन आ गया। ये क्या, ये जो मान्यता था नहीं थी, मान्यता थी ना कि लड़की को जो है कम वैल्यू मिलता था, लड़के का लड़का को अधिक वैल्यू मिलता था, लड़की को प्रॉपर्टी नहीं दिया जाता था, लड़के को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दी जाती थी, तो लड़की को जो है मतलब डिसलाइक किया जाता था लड़के को। तो वो जो डिससिमिलरिटीज थी उसको समानता का अधिकार देने के लिए ये सारे जो है स्लोगन्स के साथ आपके सामने जो है आरसीएस ने पोस्टर्स को छपाया। क्या लिखा कि बेटा बेटी की शादी में खर्च बराबर होनी चाहिए और संपत्ति में भी अधिकार बराबर होनी चाहिए। आप जितना खर्च बेटे की शादी में कर रहे हो, होता है ना बाबू हमारे समाज में देखने को मिलता है, बेटी की शादी हो थोड़े बहुत खर्च में क्या कर लिए, विवाह करवा दिया, लेकिन जब बेटा का शादी होता है तो काफी धूमधाम से होता है। तो यहाँ बोला गया कि बेटा और बेटी की शादी में खर्च बराबर होने चाहिए, और अगर प्रॉपर्टी आप बेटे के दे रहे हो तो बेटा को भी, सॉरी बेटे को दे रहे हो तो बेटी को भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये समानता का अधिकार जो है उत्पन्न करने के लिए ये सारी पोस्टर जो है चिपकाई गई। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि पोस्टर को जरा सा ध्यान दीजिए, हमारे जस्ट पीछे दिख रहा होगा बाबू, हमारे जस्ट पीछे दिख रहा होगा कि ऊपर लिखा हुआ है शुभ विवाह, यानी कि जितना भी खर्च जो है, जितने खर्च जो है यहाँ पर शुभ विवाह लिखा हुआ, जितने खर्च बेटा और बेटा की शादी में होगा उतने ही खर्च बेटी की शादी में होगा। जितनी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर देखिए, जितनी प्रॉपर्टी जो है बेटा को मिलेगा उतनी प्रॉपर्टी जो है बेटी को भी दिया जाना है, यानी कि आपको जो है संपत्ति में भी अधिकार मिलेगा, खर्च में भी अधिकार मिलेगा। चलिए ये सारी सोच अगर हो जाए लोगों में तो जाहिर सी बात है सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जानी है, हाँ या ना बाबू। और उसी प्रॉब्लम्स को कोशिश है कि समाज जो है बेहतर बने, थोड़ा सा मेरा भी योगदान हो, तो आप लोग इस चीज को जरा सा ध्यान से समझिए। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश, हाँ या ना। अब लोग कहते थे ना कि लड़कियां जो है ये नहीं कर सकती, लड़कियां जो है वो नहीं कर सकती, लड़कियों को जो प्रमोट नहीं किया जाता था, लड़कों को विदेश भेज दिया जाता था, लड़कों को जो है बड़े बड़े दूर दूर के यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे, लड़कियों को जो है घर पे रखा जाता था, हाँ या ना। तो दोनों को समानता का अधिकार मिले, दोनों को बराबर शिक्षा मिले, लड़का लड़की को बराबर वैल्यू मिले, समानता रहे दोनों में, तो इसके लिए इस तरह के पोस्टर, इस तरह के बुक्स भी आप लोगों के बीच में लाया गया। क्या लाया गया, देखिए हेडिंग एक बुक है बेसिकली, बुक नहीं है ये जो है पोस्टर्स ही है, मे भी बुक भी हो सकते हैं, पता नहीं चल रहा है। तो क्या लिखा हुआ कि मैं भी छू सकती हूँ आकाश, यानी बेटी कह रही है कि अगर हमारा भाई जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है तो मैं भी जो है मैं भी जो है वहाँ पढ़ सकती हूँ, तो मैं भी छू सकता हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश। अगर मेरा भाई जो है टॉप कर सकता है, अच्छी शिक्षा पा सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, तो हमें भी मौका दिया जाए, हम भी उससे कम नहीं रहेंगे। तो सरकार ने भी इसका जो है भरसक समर्थन किया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले जो है डिफेंस में या फिर आप कह सकते हो आर्मी वगैरह में या फिर कह सकते हो एयरफोर्स नेवी जो है डिफेंस जो जितने भी जॉब्स होते हैं उसमें गर्ल्स को नहीं लेते थे, ठीक है ना। जो बैठे बिठाने वाला काम होता था उसमें गर्ल्स को ले लेते थे, वो भी बहुत कम वैकेंसी उनकी होती थी। लेकिन अब जो वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, आप आर्मी में भी जा सकते हो, गर्ल्स को आर्मी में भी रखा गया है, जितने भी डिफेंस सेक्टर है वहाँ भी इनको प्रमोट किया गया कि नहीं, जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैं लिखना सीख रही हूँ ताकि अपनी किस्मत खुद लिख सकूं, ठीक है ना। तो जब लड़कियां जो है पढ़ना शुरू की है, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी जो प्रोग्राम जो है अच्छी तरीके से कार्यरत कर रही है, तो लड़कियों के लिए स्लोगन दिया गया कि लड़की कह रही है कि मैं लिखना
सीख रही हूँ ताकि अपनी किस्मत खुद लिख सकूँ, ठीक है ना। ऐसा हो जाता था ना बाबू कि बहुत सारी डिसीजंस जो है, एक वीडियो, आप ध्यान से जरा सा देखिएगा कि मेरे चैनल पे जो है एक वीडियो आपको दिख जाएगा, और काफ़ी अजीब सा स्लोगन उस वीडियो का था, और काफ़ी जो है हमारे दिल को, हमारे भावना को काफ़ी चेंज किया वो वीडियो। तो आप उस वीडियो को जरा सा देखिएगा, वहाँ पर वुमेन्स एम्पावरमेंट का जो वीडियो है, महिला सशक्तिकरण का वो वीडियो है, और उस वीडियो में ऐड के थ्रू वो समझाया जा रहा है कि बेटियां जो है, बेटियां जो है हाथ से निकलेगी, ठीक है ना, तभी तो वो आगे बढ़ेगी। आया ना, जब हम इनको जंजीरों में जकड़ के रखेंगे, उसको घर में रखेंगे और बेटे को छोड़ देंगे, तो जाहिर सी बात है बेटा आगे निकल जाएगा, और बेटी मेरा जो है घर पे ही बैठी रह जाएगी। तो बेटियों को हाथ से निकल दे दो, ठीक है ना, तभी तो वो क्या करेगी, अपनी किस्मत खुद लिख सकेगी, ठीक है। तो मैं लिखना इसलिए सीख रही हूँ, मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ, लड़की कह रही है कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि अब ये आगे, अब ये दहेज प्रथा की बात हो रही है। दहेज की जो है हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना रह गई यार। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, एक और देवी की उपासना करते हो, कहीं ना कहीं ये जो है स्त्री के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहे थे, स्त्री को जो मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आरसीएस प्रोग्राम के अंदर जो है इस तरह के स्लोगन्स के जो है पोस्टर्स आप लोगों के बीच में रखा गया। क्या लिखा हुआ है, एक और देवी की उपासना करते हो, लोगों को कहा जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर आपके लोगों को, हर एक सदस्य को बताया जा रहा है, हमारे पूरे देश के हर एक मेंबर को बताया जा रहा है कि आप जो है देवी माता की पूजा करते हो, और दूसरी ओर स्त्री को क्या करते हो, ताड़ते हो, दूसरे को स्त्री को गलत निगाह से देखते हो, ठीक है ना। दूसरी ओर स्त्री का जो है आप बलात्कार करते हो, दूसरी ओर आप अपने बहू को पीटते हो, दूसरी ओर आप अपनी पत्नी को पीटते हो, तो ये कैसी विडंबना है, ठीक है ना। अब भगवान है तो देवी है, और घर में जो स्त्री है क्या वो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये चीज समझाने की कोशिश इस प्रोसेस के थ्रू किया गया था कि जैसे आप देवी को मानते हो, वैसे ही आप अपने घर की स्त्रियों को मानिए, अपने टोले मोहल्ले की स्त्रियों को मानिए, अपने देश की स्त्रियों को मानिए, इवन अपने पूरे वर्ल्ड के स्त्रियों को मानिए, वही वैल्यू दीजिए जो अपने पूजा पाठ के दौरान अपनी देवी माता को देते हैं। दहेज हत्या, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि दहेज हत्या क्या है, दहेज डॉरी सिस्टम, ठीक है ना। दहेज हत्या क्या है, जब किसी महिला को शादी के बाद दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर कोई महिला जो है विवाह करके आई है, वो किसी के यहाँ बहू है, और अपने ससुराल वालों की तरफ से उसको बार बार फोर्स किया जा रहा है, दहेज के लिए उसको परेशान किया जा रहा है, और जिसके कारण शादी के 7 साल, टाइमिंग बहुत बड़ी है, 7 साल, अगर 7 साल के अंदर अगर बहू कुछ कर लेती है, बहू जल कर मर जाती है, फांसी लगा देती है, डूब कर मर जाती है, या फिर मेंटली वो डिप्रेस हो जाती है, पागल हो जाती है, ठीक है ना, तब जाकर जो है ससुराल वाले के हर एक मेंबर के खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है, और उस पर 304 की धारा लग सकती है, और उसके तहत जो है हत्या का अपराध माना जाएगा। पूरे उस स्त्री के ससुराल वाले के हर एक सदस्य को जो है सजा हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे कानून जो है हमारे देश में जरूरत थी, और इसे हमारे देश में लाया गया, और कहीं ना कहीं दहेज प्रथा धीरे धीरे, बिहार के में अगर बात की जाए तो दहेज प्रथा तो खत्म ही हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जो है एरियाज हैं हमारे बिहार में या फिर हमारे इंडिया में, जहाँ पर जो है डॉरी सिस्टम अभी भी चल रहा है, और काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ज़रूरत है लोगों को सामने आने की, यहाँ पर ज़रूरत है लोगों को जागरूकता फैलाने की, नहीं दहेज हम नहीं देंगे, और जो दहेज मांग रहे हैं वहाँ पर हम विवाह नहीं करेंगे, क्लियर सी बात है। अब यहाँ पर क्या है, दहेज मांगना और लेना, हमारे पीछे जैसे लिखा होगा बाबू, ये दहेज मांगना, लेना और देना, और देने और लेने और देने में सहायता करना, क्या कहा गया, कानून, कानून क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है और दहेज देता है तो दोनों दोषी है, या फिर दहेज लेने और देने में यदि बीच में अगुआ होता है ना, वो अगुआ आया ना, अगुआ समझते हो, शादी ब्याह में बहुत गालियां पड़ती है उसको, लड़कियां वाले की तरफ से भी या लड़की वाले की तरफ से, कहीं ना कहीं वो सारे पूरे शादी का जो है वह फर्स्ट मेंबर होता है, जो दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, इधर से भी बात कर रहा है, इधर से भी बात कर रहा है, इधर से लेने की बात कर रहा है, इधर से देने की बात कर रहा है। तो अगर लेने और देने में सहायता करता है कोई व्यक्ति, ठीक है ना, या फिर उस समय तो ऐसे था कि पेपर्स में ऐड आते थे कि हमारा जो बेटा है वो डॉक्टर है, ठीक है ना, और अगर आपको इनसे शादी करनी है तो आपको जो है इतने लाख रुपया जो है देना पड़ेगा। पेपर्स में ऐड आते थे, हमारा बेटा जो है इंजीनियर है, फला जगह काम कर रहा है, और नीचे लिखा होता था कि अगर इनसे शादी करना है तो फिर इतना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो अगर इस तरह का विज्ञापन भी आप देते हो तो आप जो है सजा के हकदार होगा, और आप पे 304 की धारा लगेगी, और उसके तहत आपको जो है सॉरी 304 यहाँ पे नहीं लगेगा, जब आप आपके बहू जो है
उसको कुछ हो जाता है तब आपको 304 की धारा लगेगी। लेकिन अगर आप दहेज लेते और देते हो तो इसके लिए आपको जो है उम्र भर की कैद हो सकती है, और इसके अलावा जो है जुर्माना हो सकता है, या फिर जुर्माना और कैद दोनों हो सकते हैं। तो ये सारी कानून की जरूरत थी कि महिलाओं का सम्मान बढ़े, महिलाओं को शिक्षा मिले, महिलाओं को समानता मिले। और ये जो स्त्री प्रताड़ना जैसी जो क्रियाएं हमारे देश में चल रही है, या फिर स्त्रियों पर जो दुष्व्यवहार किए जा रहे हैं, रेप जैसी जो कंडीशन चल रही है, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाए, दूर किया जाए, मेंटलिटी को थोड़ी साफ किया जाए। और जिस तरह से हम अपने बच्चे को मानते हैं, जिस तरह से हम अपनी बेटियों को मानते हैं, पड़ोस के बेटियों को या फिर हम अपने देश के हर एक बेटियों को भी उसी तरह से सम्मान दें, उसी तरह से आदर दें, और उसी तरह से देखें, उसी तरह से निहारें। क्लियर ना? तो आगे हम बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर परिवार नियोजन देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर इतने लोग दिए गए लोगों को कि यहाँ पर एक कूपन का पिक्चर दिया गया है कि परिवार नियोजन का ये कूपन है कि आप क्या कीजिए, परिवार नियोजन के लिए या तो आप कॉपर टी का प्रयोग कीजिए। आगे हम बात करेंगे बाबू, बकायदा कॉपर टी जो है काफी अच्छा मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे। आईयूडी है बापू, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, जिसके द्वारा क्या है कि आप जिसका उपयोग करके आप दो बच्चे के बीच में जो है गैप रख सकते हो। ये गर्भ निरोधक उपाय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया कि आप जो एएनएम दीदी हो गई या फिर जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो आपको आकर कूपन दे देते हैं कि देखिए आप ये कूपन ले जाइए हमारे जो स्वास्थ्य संगठन है या फिर हॉस्पिटल से, आप वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पर एक कूपन को दिखाइए, और कूपन दिखाकर जो है आप अपना या तो नसबंदी करवाइए, या पुरुष नसबंदी करवाइए, महिला नसबंदी करवाइए, या फिर गर्भ निरोधक का प्रयोग कीजिए। ये सब कुछ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना है। तो लाभार्थी का यहाँ नाम भर दिया जाता था, पता वगैरह, एड्रेस वगैरह, बस्ती, डॉक्टर का नाम, सब कुछ भर के दे दिया जाता था, ताकि जो दंपति है जब पहुंचे तो उनका जो है काफी इजी तरीके से उनका महिला नसबंदीकरण या पुरुष नसबंदीकरण या उनको प्रॉपर्टी इम्प्लांट कर दिया जाए, ताकि जो है जनन स्वास्थ्य को बेहतर बना सके, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है कूपन, यहाँ पर जो कूपन है कि प्रसव की जांच, अभी तक आपने क्या किया, अभी इससे पहले जो कूपन था उसमें क्या आपने देखा था कि परिवार नियोजन करना है, ठीक है ना। इसके लिए आपको कूपन दिया गया कि आप इस कूपन को लेकर जाइए आप हॉस्पिटल, और वहाँ पर जाकर इस कूपन को दिखाइए, आपको आसानी से जो है अगर नसबंदी करवाना होगा नसबंदी करवा लीजिएगा, आसानी से प्रॉपर्टी इम्प्लांट करवाना होगा आप करवा लीजिएगा, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। फिर उसी तरह का स्कीम जो है कूपन जो है बढ़ने शुरू होगी। प्रसव की जांच, ठीक है ना, अगर कोई महिला जो है, अगर महिला कोई प्रेग्नेंट है तो प्रसव पूर्व उसका किस प्रकार से देख रेख किया जाए, प्रसव के पूर्व उसको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है, प्रसव के दौरान उसको जो है, प्रसव के पूर्व जो है यानी जेस्टेशन पीरियड में गर्भावधि में उसको किस तरह की टेक केयर की जरूरत है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है आप जाइए डॉक्टर के पास जाइए। अगर टीकाकरण करना होगा टीकाकरण देंगे, आयरन की गोली या फिर जो भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो सारा कुछ देंगे। आप सिर्फ जाइए वहां पर इस कूपन को ले जाकर, आपको अगर यहाँ पर लिखा हुआ ANG जांच करवानी है जो कि बच्चे के लिए होता है, बच्चे के टेस्ट के लिए TTT इंजेक्शन अगर लेना है, आयरन की गोली अगर आपको दिया जाए, आहार का परामर्श दिया जाए, ये सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस कूपन को लेकर आपको जाना है। ऐसा ही कूपन जो है आपको और देखने को मिल गया, वो अभी था प्रसव के पहले की बात। अब प्रसव के लिए आपको जो है, जैसे कि दाई हमने बोला था ना कि अभी भी बहुत सारे जगह ऐसे जहाँ पर दाइयों के द्वारा प्रसव होती है, वहां पर जाकर लोगों को कूपन दिए जाते थे कि आप इस कूपन को लेकर जाइए, प्रसव की क्रिया जो है स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए, और वहां पर आप देखिएगा कि इस कूपन का कितने लाभ आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने लाभ आपको मिलने वाले हैं, वहां पर आपका क्या होगा, आपका चेक किया जाएगा कि आपका प्रसव जो है वो समान हुआ है, नॉर्मल प्रसव, नॉर्मल पार्चुरेशन हुआ, या फिर आपका जो है कॉम्प्लेक्स पार्चुरेशन हुआ, आपका पार्चुरेशन जो है ऑपरेशन के थ्रू, ये सारा डेटा वहां पर रखा जाएगा। और आपका जो पार्चुरेशन में पार्चुरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, और प्रसव अगर आप वहां करवाते हैं तो आपको कुछ प्रलोभन भी दिया जाएगा, कुछ इनाम भी दिया जाएगा, कुछ प्राइज भी दिए जाएंगे कि आप जो है आपने जनन स्वास्थ्य के बारे में सोचा, और आप अपने फैमिली को के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, देश के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपने दाइयों से नाम प्रसव कराकर आप हमारे यहाँ प्रसव कराना है, ठीक है ना। इस तरह के कूपन का वितरण किया गया। उसके अलावा आप देख लो कि हमने बात किया था जच्चा और बच्चा कार्ड की बाबू, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कार्ड का नाम जो है, 1 मिनट बाबू, यहाँ पर कार्ड का जो नाम है वो जच्चा बच्चा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड, ठीक है ना। जच्चा का मतलब हो गया क्या, यहाँ पर जच्चा का मतलब हो गया माँ, यहाँ पर बच्चा का मतलब हो गया वो जो बच्चा है, तो समझ ही रहे हो, यहाँ से बच्चा का मतलब बच्चा हो गया। इस दोनों की रक्षा के लिए ये कार्ड बनाया गया है कि जब प्रसव हो गया तो अब क्या कर दीजिए, इस कार्ड को दे दीजिए, और इस कार्ड में इंफॉर्मेशन होगा कि
क्या ये आपका जो बच्चा है वो समान है, समान रूप से बढ़ रहा है, हाँ या ना। आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है कि उसका 4 महीने में वजन क्या है, आप चेक करते रहिए, महिला खुद चेक करते रहेगी, माँ खुद चेक करते रहेगी 4 महीने में क्या वजन है, 5 महीने में क्या है, या फिर उसके दौरान आपने पोलियो का टीकाकरण लगवाया या नहीं लगवाया, या फिर आपने बीसीजी का टीका लगवाया या नहीं लगवाया। देखिए यहाँ पर जो है टीकाकरण का जो है इसको काट दिया गया, ये सारा चीज एक ही कार्ड में होता है बाबू, ये तीनों एक ही कार्ड में होते हैं, इसके अलावा भी और इन्फॉर्मेशन इसके पीछे भरे पड़े होते हैं, ठीक है ना। तो जन्म पर जो है आपको इसको पोलियो का टीका लगा या नहीं लगा, बीसीजी का टीका लगा या नहीं लगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद 1.5 माह पे टीका लगता है, 2.5 माह पे टीका लगता है, 3.5 माह में टीका लगता है, उसके अलावा 9 माह पे टीका लगता है, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है और इस कार्ड को लेकर जो है निश्चित टाइम पे, जो टाइम यहाँ पे दिया होता है उस टाइम पे आपको जाना पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर जाकर जो बच्चे की रक्षा के लिए टीकाकरण करवाना होता है। और यहाँ पर मदर के लिए भी टीकाकरण की व्यवस्था है कि मदर के लिए जो है टीकाकरण कब और कहाँ होना चाहिए, इस कार्ड के अंदर जो है सूचित रहता है। और इस कार्ड को लेकर जो है जो महिलाएं होती है या फिर जो माँ होते हैं वो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं और वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो जच्चा और बच्चा का जो जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहे इसके लिए कार्ड दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड दिया गया, लगातार इसका टीकाकरण कराया गया ताकि हमारा जो आने वाला जनरेशन हो और माँ हो वो क्या हो, काफी सुरक्षित हो और रिप्रोडक्टिव हेल्थ काफी अच्छा हो, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, या फिर कह सकते हो कि मातृ मृत्यु दर में काफी गिरावट आई। पहले दाइयों के द्वारा प्रसव होता था, बहुते माताओं की डेथ हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब सारे लोग जागरूक हो गए कि हॉस्पिटल में ही क्या करवाना है, प्रसव करवाना है, तो अब जाकर क्या देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटल में ही प्रसव करवाना है। तो यहाँ पर वहाँ पर तो काफ़ी प्रशिक्षित ट्रेंड जो नर्सेज होती है उसके द्वारा प्रशिक्षण करवाया जाता है, उसके द्वारा जो प्रसव करवाई जाती है, डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर उसके द्वारा प्रसव कराई जाती है। तो यहाँ पर मर्डर मोर्टिलिटी रेट की चांसेस जो है बिल्कुल भी कम होती है, जिससे माताओं की मृत्यु कम होनी शुरू हुई। बच्चे जो होते हैं पहले फीटल मोर्टिलिटी रेट ये जो है वो काफ़ी देखने को मिला था, ठीक है ना। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट काफ़ी देखने को मिला था, IMR, ठीक है। शिशु की मृत्यु हो जाती थी, हर 10 में से 4 शिशु की मृत्यु हो जाती थी। तो वो सारी चीज़ जो है धीरे धीरे कमती चली गई और लोगों का स्वास्थ्य जो है और बच्चा की स्वास्थ्य का काफ़ी ख्याल रखा गया, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रसव के बाद, ठीक है ना, आपने जांच कराया है नहीं कराया, आप नियमित जांच करा रहे हो नहीं करा रहे हो, बच्चे को जो स्तनपान करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, ये सारे कुछ के लिए भी जो है कूपन दिए जा रहे थे ताकि जो आने वाला पीढ़ी हो, हमारा जो बच्चा हो, इम्यूनिटी उसका अच्छा हो, माता जो है उसको लगातार 6 महीने तक जो कम से कम अपना स्तनपान कराया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना। इस सब के लिए भी जो है लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जब ये सारे एस्पेक्ट जो हम पीछे वाले पोर्शन को हम समझ चुके हैं, एक क्वेश्चन है आपका कि ये जो CDRI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। नीचे टाइप कीजिए CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है, और CDRI ने ऐसा क्या काम किया। इस चैप्टर को जब हमने शुरू किया तो हमने उसका नाम दिया, ठीक है ना। इससे कमेंट के नीचे हमको दिखना चाहिए, कमेंट में लिखोगे आपको लाइक चैट नहीं लिखोगे, कमेंट में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम बात को समझते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एमनियोसिंथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं कि एमनियोसिंथेसिस, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे ना, आपको क्या बात कर रहे थे कि स्त्री और पुरुष में जो है काफी वेरिएशन देखने को मिल रहा था। वेरिएशन किसमें, सामाजिक वेरिएशन देखने को मिल रहा था कि स्त्री को जो है कम तवज्जो दिया जाता था और पुरुष को जो है अधिक तवज्जो दिया जाता था। स्त्रियों को क्या कर दिया जाता था, अगर किसी दंपति को लगता था कि हमारी यूट्रस में जो पल रहा बच्चा है वो स्त्री है, वो बच्ची है, वो लड़की है, तो उसको जो है गर्भपात करा दिया जाता था, जिस कंडीशन को हम लोग बोलते थे मादा भ्रूण हत्या या फिर फीमेल पोइटिसाइड कहते थे। लेकिन फीमेल पोइटिसाइड्स करने से पहले, मादा भ्रूण हत्या करने से पहले करते क्या है, एक जांच करते हैं, जिस जांच के थ्रू क्या होता है, पता लगाया जाता है कि आपके यूट्रस में पल रहा जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल। तो ये किस जांच के थ्रू पता चलता है कि हमारे घर में पल रहा जो बच्चा है वो यूट्रस में पल रहा जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल। उसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं एमनियोसिंथेसिस, ठीक है ना। एमनियोसिंथेसिस यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आप क्या देख पा रहे हो, पिक्चर को जैसा ध्यान से देखिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक बच्चा है, एक फीटस है, जो क्या है कि अपने मदर के यूट्रस में आराम से और काफी सुरक्षित तरीके से क्या हो रहा है, पल रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या जा रहा है, एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस करने के लिए जो है मदर के यूट्रस में पल रहा जो बच्चा है, ध्यान से समझिएगा, इसका एमनियोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है ना, ऊपर जो है अल्ट्रासाउंड की डिवाइस लगी हुई है। ऊपर जो है आप देख पा रहे हो कि ऊपर में जो है अल्ट्रासाउंड की डिवाइस, 1 मिनट बाबू, ये जो आप डिवाइस देख रहे हो ये अल्ट्रासाउंड की डिवाइस है, जिससे पता लगाया जा रहा है कि जो यूट्रस के अंदर किस जगह पर बच्चा सिचुएटेड है और कहाँ से हम इंजेक्शन को इन करें, कहाँ से हम इंजेक्शन को इन करें ताकि बच्चे को कोई नुकसान नहीं।
ठीक है ना। तो अल्ट्रासाउंड की मदद से तथा इंजेक्शन की मदद से क्या किया जाता है, बच्चा जिस थैली में पल रहा होता है उस लिक्विड को बाहर निकाल दिया जाता था। तो हम बात को इस चीज को समझ लेते हैं, एमनियोसिंटेसिस क्या है, ठीक है ना बाबू। ये जो एमनियोसिंटेसिस है ना, इस एमनियोसिंटेसिस को उल्बवेधन हिंदी में कहते हैं, उल्बवेधन। आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा बाबू उल्बवेधन, उल्बवेधन कहते हैं, ठीक है ना। एमनियोसिंथेसिस उल्बवेधन, और उल्बवेधन जो है एक टेक्निक है जिसकी सहायता से हम गर्भ में पल रहा जो बच्चा है, हाँ गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसकी जेनेटिक मटेरियल को प्राप्त करके, उसके डीएनए को प्राप्त करके, उसके क्रोमोसोम को प्राप्त करके हम पता लगा सकते हैं कि वो गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसको कहीं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, उसको कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं उसको आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है। इस चीज का पता लगाने के लिए उल्बवेधन तकनीक या फिर एमनियोसिंथेसिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना, किया जाता है, ठीक है ना, अभी भी किया जाता है। लेकिन एमनियोसिंथेसिस पे क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। आगे हम रीजन को समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एमनियोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझने की करते क्या है बाबू, एमनियोसिंथेसिस में यहाँ पर वर्ड जो यूज हो रहा है वो एमनियो वर्ड हो रहा है। एमनियो वर्ड जो यूज हो रहा है वो एमनियोन के लिए, एमनियो मतलब क्या बाबू, एमनियोन, ठीक है ना, जिसको हिंदी में उल्ब कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उल्ब कहते हैं। एमनियोन यानी हिंदी में इसको क्या कह लेते हैं, उल्ब कह लेते हैं, ठीक है ना। तो ये उल्ब क्या होता है, तो जैसा बात को समझ लीजिएगा, ये उल्ब क्या होता है। ये जो बच्चा है ना बाबू, यूट्रस में देखिए जरा सा, ये जो यूट्रस में पल रहा जो बच्चा है, ये बच्चा जिस थैली के अंदर है, ये बच्चा जिस थैली के, ये बच्चा जो है जिस थैली के अंदर पल रहा है ना, ये प्लासेंटा है, आपको हम पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। ये बच्चा जिस थैली के अंदर पल रहा है, ठीक है ना, इस थैली की जो दीवार है, इस थैली की जो दीवार है, इस थैली की दीवार को हम लोग बोलते हैं एमनियोन। क्या कहते हैं बाबू, एमनियोन कहते हैं, या फिर एमनियोन लेयर कहते हैं, एमनियोन मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर इसको हम उल्ब कहते हैं, ठीक है ना। और इस थैली के अंदर आप देख रहे हो बच्चा है, और बच्चा जो है वो डूबा पड़ा हुआ है। ये बच्चा जो है डूबा पड़ा हुआ है, किस चीज में डूबा पड़ा है, ये एक लिक्विड में डूबा पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक, एमनियोटिक लिक्विड कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो बच्चा माता के गर्भाशय में है, इस गर्भाशय में पल रहा जो बच्चा है उसको एक थैली में बंद है, और इस थैली की जो दीवार है इसको हम बोल रहे हैं एमनियोन, और इस दीवार के अंदर जो है लिक्विड भरा पड़ा है, अंदर जो है लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक है ना, अंदर जो है लिक्विड भरा पड़ा है, और इस लिक्विड को हमने नाम क्या दिया, एमनियोटिक लिक्विड नाम दिया, या फिर इसको हम लोग उल्ब द्रव कहते हैं, उल्ब द्रव कहते हैं, एमनियोटिक लिक्विड कहते हैं, या फिर उल्ब द्रव कहते हैं। और ये जो उल्ब द्रव है ना बाबू, इस उल्ब द्रव में छोटे 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 जो है इस बच्चे के सेल्स, उल्ब द्रव में इस बच्चे के छोटे छोटे सेल्स देखने को मिलती है, छोटी छोटी कोशिकाएं देखने को मिलती है, ठीक है ना, इस उल्ब द्रव में, ठीक है। तो कर क्या रहे हैं, ये अल्ट्रासाउंड की सहायता से यहाँ पे पता लगा रहे हैं कि बच्चा यूट्रस में किस सिचुएशन में है, किस स्थिति में पड़ा हुआ है, और कैसे हम इस उल्ब द्रव को प्राप्त करेंगे कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो। एमनियोसिंथेसिस, यहाँ पर ध्यान रखना, एमनियोसिंथेसिस जब भी होता है ना बाबू, तो बच्चा कम से कम बच्चे की जो एज होनी चाहिए, ठीक है ना, चलिए, बच्चे की जो एज होनी चाहिए वो 4 मंथ होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कम से कम जो है यहाँ पर 22 या 24 भी आप कह सकते हो कि 22 वीक, ठीक है ना, 22 वीक से 36 वीक के अंदर, 22 वीक से 36 वीक के अंदर क्या होता है, ये एमनियोसिंथेसिस आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या मिला कि यहाँ पर क्या मिला कि एमनियोसिंथेसिस करने के लिए डॉक्टर करते क्या है कि अल्ट्रासाउंड की मदद से जो है फोकस करते हैं कि बच्चा किस सिचुएशन में है, और उसके बाद क्या करते हैं, एमनियोन लिक्विड को इंजेक्शन में प्राप्त कर लेते हैं, और इस एमनियोन लिक्विड में हमको क्या मिलेगा, इस एमनियोन लिक्विड में जो है छोटे छोटे इस बच्चे के सेल देखने को मिलेंगे, कोशिका देखने को मिलेगी, हाँ या ना, छोटे छोटे बच्चे के सेल या फिर कोशिका देखने को मिलेगी। अब उस कोशिका को क्या करेंगे, अब उस कोशिका को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और उस कोशिका से, कोशिका मिल गया तो अंदर न्यूक्लियस मिल जाएगा,
आया ना बाबू। कोशिका मिल गया तो अंदर क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस मिल गया तो उसके अंदर क्या मिल जाएगा, क्रोमोसोम, गुणसूत्र मिल जाएंगे। उस गुणसूत्र को प्राप्त कर लेते हैं और गुणसूत्र को प्राप्त करके गुणसूत्र की चेकिंग करते हैं कि वो जो गुणसूत्र संख्या कितनी होगी बाबू उनके सेल में। ये ह्यूमन का बच्चा है तो जाहिर सी बात है गुणसूत्र संख्या टोटल 46 होगी, यानी 23 जोड़ा होगा। तो वो जो 23 जोड़ा गुणसूत्र इनको मिला है, उस गुणसूत्र की स्थिति को पता करते हैं। उस गुणसूत्र पर उपस्थित जो है उस गुणसूत्र पर की संख्या को पता करते हैं कि कहीं गुणसूत्रों की संख्या बढ़ी तो नहीं है, कहीं गुणसूत्रों की संख्या घटी तो नहीं है, कहीं गुणसूत्रों की संख्या कोई एक गुणसूत्र जो कि जोड़े में होना चाहिए, कहीं उसकी संख्या 3 तो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को पता करते हैं, गुणसूत्रीय असामान्यता को पता करते हैं, गुणसूत्र से जुड़ी हुई बीमारियों को खोजने की कोशिश करते हैं कि कहीं यह बच्चा जो है गुणसूत्रीय विकार से ग्रसित तो नहीं है। इसके अलावा कुछ मेंडेलियन विकार का भी पता लगाया जा सकता है। तो आनुवंशिक पदार्थ मिल गया, गुणसूत्र में गड़बड़ी होगा तो बता देंगे कि आपका बच्चा जो पल रहा है यूट्रस में उसमें गुणसूत्रीय विकार है, और गुणसूत्रीय विकार का ट्रीटमेंट जो है आसानी से नहीं होता है। अगर ट्रीटमेंट होने वाला है तो हम कर देते हैं, अगर होने वाला नहीं होगा तो डॉक्टर कहेगा कि आप इसका गर्भपात करा दीजिए, इस बच्चे को जन्म देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो हम आगे बात देख लेंगे कि कौन कौन सा बीमारी है जिसका पता जो है, क्योंकि गुणसूत्र का पूरा गुणसूत्र जो है इससे प्राप्त हो जाता है बाबू, 1 से लेकर 23 जोड़े तक का जो गुणसूत्र होता है पूरा इस एमनियोन लिक्विड से प्राप्त कर लेते हैं, और उस गुणसूत्र को देखकर बता देंगे कि आपका बच्चा जो है किस तरह का होगा, आपका बच्चा जो है उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, आपका बच्चा में कोई गुणसूत्रीय डिसऑर्डर तो नहीं है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। तो बेसिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए और कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए एमनियोसिंथेसिस टेक्निक को इजाद किया गया था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर क्या करने लगे, इसका गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। गलत उपयोग का मतलब क्या हुआ कि हमको 1 से लेकर 23 जोड़ा तक का गुणसूत्र हमको मिल गया ना बाबू। अब यहाँ पर जो 23वां गुणसूत्र होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अगर हमको पता चल गया कि ये जो 23वां गुणसूत्र जो कि सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स और एक्स है, तो डॉक्टर सीधा बता देगा आपकी यूट्रस में पल रहा जो बच्चा है वो जाहिर सी बात है क्या है, फीमेल है। जाहिर सी बात है क्या है बाबू, फीमेल है। और उस फीमेल को क्या करवा देते थे, अबॉर्ट करवा देते थे, ठीक है। तो डॉक्टर ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि आपकी यूट्रस में जो पल रहा बच्चा है उसको चेक कर लेते थे, ये मादा है या फिर नर है। अगर मादा होता तो डॉक्टर इसको अबॉर्ट कर देते थे, इस बच्चे को जन्म देने नहीं देते। क्लियर ना बाबू। तो चलिए इसको थोड़ा क्या करते हैं आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप प्रोसेस देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर अल्ट्रासाउंड का जो है ट्रांसडक्टर है, एमनियोल लिक्विड को बाहर निकाला जा रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जा रहा है और उसका चेकअप किया जाएगा, एमनियोसिंथेसिस कराया जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एमनियोसिंथेसिस है वो है क्या, ओल्व वेधन से आप समझते क्या हो, और इसे कानूनन अपराध क्यों माना जाता है, ठीक है ना। इसको कानूनन अपराध क्यों माना जाता है, हम इस चीज को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना बाबू। तो देखिए यहाँ पर उल्फ वेधन से आप क्या समझते हो, इसे कानूनन अपराध क्यों माना जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एमनियोसेंटेसिस, और हाई इट इज कंसीडर्ड इलीगल क्राइम। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एग्जामिनेशन के व्यू से ये इंपॉर्टेंट है बाबू। तो क्या बोला जा रहा है कि विकासशील भ्रूण जो बच्चा अभी यूट्रस में पल रहा है, ठीक है ना, विकासशील भ्रूण की उल्ब गुहा यानी एमनियोटिक कैविटी, आपने देखा ना वो थैली के बीच में जो जगह है जिसके अंदर बच्चा जो है डूबा पड़ा है द्रव के अंदर, एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। उस एमनियोटिक कैविटी से क्या करते हैं, उसके लिक्विड को बाहर निकाल लेते हैं, और लिक्विड को बाहर निकालकर उसके आनुवंशिक पदार्थों का परीक्षण करते हैं। उसमें उपस्थित जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो उसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग उल्ब वेधन करते हैं। फिर से देख लेते हैं, विकासशील भ्रूण की जो उल्ब गुहा है यानी एमनियोटिक कैविटी है, जिस कैविटी में बच्चा डूबा पड़ा है और जिस लिक्विड में डूबा पड़ा है उस लिक्विड को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालकर उसमें उपस्थित जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसका परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, और जिस प्रक्रिया को हम लोग उल्ब वेधन या फिर एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, ठीक है ना। यह तकनीक है यह जो तकनीक है इसकी खोज जो की गई थी, ये जो तकनीक है इसकी जो खोज की गई थी बच्चे में, वो जो यूट्रस में पड़ रहा है जो बच्चा है जिसका अभी जन्म नहीं हुआ और पूरी तरह से डेवलपमेंट भी नहीं हुआ,
चलिए बाबू, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात को फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो उल्फेडन है ये है क्या, और इसे कानूनन अपराध क्यों माना जाता है, ठीक है ना। एमनियोसिंथेसिस क्या है, व्हाई इट इज कंसीडर्ड इलीगल क्राइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात को समझते हैं कि ये जो विकासशील भ्रूण है, ये जो विकासशील भ्रूण जो बच्चा यूट्रस में पल रहा होता है वो उन गुहा के अंदर होता है, उन गुहा में द्रव पाए जाते हैं, उस द्रव को बाहर निकाल लेते हैं, द्रव को बाहर निकाल कर क्या करते हैं, उसके आनुवंशिक परीक्षण करते हैं, उनका आनुवंशिक पदार्थ क्रोमोसोम को बाहर निकाल कर उसको टेस्ट करते हैं, जिस प्रक्रिया को विभेदन या फिर एमनियोसिंथेसिस, एमनियोन लिक्विड को प्राप्त कर उससे जेनेटिक मटेरियल प्राप्त किया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को एमनियोसिंथेसिस कहा जाता है। यह जो तकनीक है, यह जो टेक्निक है बाबू, इसकी को जो है भ्रूण में आनुवंशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने हेतु किया गया था। हम पहले भी बात कर चुके कि आनुवंशिक विकार का पता लगाने के लिए किया गया था। आनुवंशिक विकार लाइक जो टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, नाम थोड़ा सा नया लगेगा आपको बाबू, आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बात को समझ लीजिएगा कि जो विकार होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, आनुवंशिक विकार जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा होता है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है ना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण, क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है, और उसके जो एग्जांपल है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जांपल, गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण जो है टर्नर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ये सारे सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम जहाँ पे बेसिकली सिर्फ सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं, ये सिंड्रोम जो होते हैं ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण ये बीमारियां उत्पन्न होती है। काफी आप कह सकते हो कि ये लाइलाज बीमारी है, इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, या फिर किया जा सकता है तो काफी परेशानी होती है। तो हम आगे देखेंगे जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम टर्नर सिंड्रोम के बारे में काफी डीपली बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे। इसके अलावा जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो दो तरह के हमने बताया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं और उसके बाद मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं। जीन में गड़बड़ी के कारण जो बीमारी होती है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाता है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया इत्यादि जैसे जो रोग होते हैं ये आनुवंशिक विकार की जांच में किया जाता है, ठीक है ना। तो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया इत्यादि जैसे रोगों की जानकारी प्राप्त करनी होती है कि हमारे यूट्रस में पौधा बच्चा है वो कहीं इन बीमारियों से ग्रसित तो नहीं है, उस चीज का पता लगाने के लिए एमनियोसिंथेसिस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और अगर समय रहते उसके निदान का प्रयास किया जाता है, अगर वो ठीक हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ बच्चे में तो डॉक्टर बोल देते थे कि ये बीमारी ठीक नहीं होगा, ये जो बच्चा है वो विकृत है और इस बच्चे को क्या करवा दीजिए, गर्भपात करवा दीजिए, अबॉर्शन करवा दीजिए। जिस तरह से क्या हुआ, एक विकलांग बच्चा पैदा होने से रह जाता है, या फिर कह सकते हो कि जिस प्रकार से एक बच्चा जो कि आनुवंशिक विकार से विकृत बच्चा होगा वो उत्पन्न होने से बच जाता है, और कहीं ना कहीं इससे जनरल स्वास्थ्य बेहतर बनी रहती है। लेकिन इसका गलत उपयोग क्या हुआ बाबू, इसका गलत उपयोग भी सामने देखने को मिला, क्या मिला, किंतु इस तकनीक का जो है गलत उपयोग डॉक्टरों के द्वारा किया जाने लगा, इस तकनीक का गलत उपयोग डॉक्टरों के द्वारा किया जाने लगा, क्योंकि इस तकनीक की सहायता से करते क्या थे डॉक्टर, इस तकनीक की सहायता से डॉक्टर क्या करते थे, जो विकासशील भ्रूण होता था, जो गर्भ में पल रहा भ्रूण होता था उसके लिंग का पता लगा लेते थे, क्योंकि हमने बताया ना अभी बाबू, हमने क्या बताया कि टोटल का टोटल गुणसूत्र का मैप जो है डॉक्टर इस टेक्निक के द्वारा लगा सकते हैं, तो 23वें गुणसूत्र का भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और 23वां गुणसूत्र अगर XX होता था तो दंपति को बता दिया जाता था कि ये जो बच्चा है ये फीमेल है और इस बच्चे को क्या करना है, अबॉर्ट करवा दीजिए, क्योंकि आपको क्योंकि लड़कियों को उतना जो है तवज्जो दिया नहीं जाता था, ठीक है। तो किंतु इस तकनीक का गलत उपयोग भी डॉक्टरों के द्वारा किया जाने लगा, क्योंकि इस तकनीक की सहायता से विकासशील भ्रूण के लिंग का भी पता आसानी से लगाया जा सकता था। अतएव क्या हुआ कि मादा भ्रूण जैसी हत्या जो है लगातार होने लगी, बच्चे जो है जो दंपति है वो लड़की का, और लड़की अगर घर में पल रही होती थी तो उसको अबॉर्ट करवाने लगे, जिससे क्या हो गया कि जो जो स्त्री है उसकी जो रेशियो कम गई और जो पुरुष है रेशियो उसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अतएव इस तकनीक का प्रयोग जो है मादा भ्रूण हत्या, ठीक है ना, मादा भ्रूण हत्या या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड में बृहद रूप से होने लगा, ठीक है ना। अगर मादा के गर्भाशय, अभी फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है, यदि हम क्या कर रहे हैं कि माता के गर्भाशय में जो पल रहा विकासशील बच्चा है उसको लिंग का पता लगा लिए, और लिंग का पता लगाकर हम जानबूझ के यदि हम उस मादा की हत्या कर रहे हैं, उस मादा भ्रूण की हत्या कर रहे हैं, उसका गर्भपात करवा दे रहे हैं, मतलब हम फीमेल फोर्टिसाइड कर रहे हैं। तो जानबूझकर मादा भ्रूण का गर्भपात फीमेल फोर्टिसाइड या फिर मादा भ्रूण हत्या कहलाती है।
फीमेल पोइटिसाइड या फिर मादा भ्रूण हत्या कहलाती है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या हुआ, फीमेल फोर्टिसाइड या फिर मादा भ्रूण हत्या कहलाती है। लगातार बढ़ती इस तकनीक का उपयोग मादा भ्रूण हत्या को देखते हुए, ठीक है ना, लगातार क्या देखा गया कि ये जो एमनियोसिंथेसिस है इसका उपयोग डॉक्टर गलत तरीके से कर रहे हैं। इसका उपयोग करके डॉक्टर कर क्या रहा है कि आनुवांशिक विकार का तो पता नहीं लगा रहे, वो कर रहे हैं क्या कि दंपति को बता रहे हैं कि आपके घर में पल रहा जो बच्चा है वो स्त्री है, आप इसको क्या कर दीजिए, अबॉर्ट कर दीजिए। जिससे मादा भ्रूण हत्या जैसी कंडीशन में जो है डॉक्टरों ने भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या किया, एमनियोसिंथेसिस को पूरी तरह से बैन नहीं किया गया, थोड़ा कानूनी बंधनों के अंदर इसको रखा गया। तो देखते हैं यहाँ पर लगातार बढ़ती इस तकनीक का उपयोग मादा भ्रूण हत्या को देखते हुए इस तकनीक को कानूनन क्या कर दिया गया, कानूनी बंधनों के अंतर सम्मिलित कर दिया गया। अगर आपको अब एमनियोसिंथेसिस करवाना है, ठीक है ना, तो अब आपको करना क्या होगा बाबू कि डॉक्टर क्या करेगा, बाकायदा एक नोट्स लिख कर देगा, उस नोट्स को अप्लाई करना होगा आपको कोर्ट में, और कोर्ट से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, कानून से आपको जो है इजाजत लेनी पड़ेगी, ऑर्डर लेना पड़ेगा कि हम जो है अपने बच्चे का एमनियोसिंथेसिस करवाना चाह रहे हैं और इस रीजन मेरे पास ये रीजन है और इस वजह से हम जो एमनियोसिंथेसिस करवाना चाह रहे हैं, आप अगर ऑर्डर दो तो हम करवा लेंगे, ठीक है। हमारा कहीं भी उद्देश्य जो है मादा भ्रूण हत्या का नहीं है, हम किसी दूसरे हम आनुवंशिक विकार का पता लगाने के लिए हम एमनियोसिंथेसिस अपने बच्चे का करवाना चाह रहे हैं। तब जाकर क्या करता है, उधर से वो ऑर्डर देता है और अगर ऑर्डर मिलेगा तभी डॉक्टर जो एमनियोसिंथेसिस करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो अगर आप अच्छी सोच से एमनियोसिंथेसिस करवा रहे हो तो वहां पर कानून भी आपकी सहायता करेगी, अन्यथा जो है एमनियोसिंथेसिस को जो है कानूनी बंधनों के अंतर्गत रखा गया है। एवं जब तक आपको कानूनी स्वीकृति नहीं मिलती, आप कानून से इजाजत नहीं ले लेते हैं, जब तक आप एमनियोसिंथेसिस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप करते हो तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, कानूनन अपराध कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसीलिए एवं बिना कानूनी स्वीकृति के उल्वेधन तकनीक का उपयोग गैर कानूनी अर्थात कानूनन अपराध, इलीगल क्राइम माना जाता है। क्लियर ना बाबू। इसके बाद की जो बातें हैं वो हम कल करें। क्लियर है।